आवेश क्या है, विद्युत क्या है, वैद्युत क्या है, आवेशों का अध्ययन कैसे करते हैं। सर इतने सारे सवाल हैं कि समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करें, क्या शुरू करें, क्या ना शुरू करें। तो चलिए भाई, मैं प्रवीण चौहान साथ में एक बार फिर से आप सबके पाइवन क्लासेस में, और आपकी इन समस्याओं को दूर करने के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट का पहला वन शॉट, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। भाई जब इस चैप्टर को शुरू करते हैं तो हर कोई बता रहा है कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं भी यही कह रहा हूं कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जितना ये इंपॉर्टेंट है ना, उतना ही बवाल और दिमाग में झमेला उत्पन्न करता है, क्योंकि बहुत सारी चीज इसमें नई है। और जब इस नई चीजों को पढ़ते हैं तो साथ में इनके क्यों भी पढ़ना पड़ता है कि सर क्यों ये ऐसा हो रहा है, तभी ये हमें चैप्टर समझ में आएगा। तो भाई मैं एक वर्ड बोलना चाहता हूं फिजिक्स के लिए कि जहां आपकी सोच खत्म हो जाती है ना, वहां से फिजिक्स शुरू हो जाती है। ठीक है, इसका सवाल भी, इसका आंसर भी आपको इसी में मिल जाएगा, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो जब इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले देखने को मिलता है विद्युत आवेश, और बहुत सारे लोग यहीं से पढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि आवेश आया कहां से, है ना, आवेश कैसे आया। और जब आप ये जानोगे तो आपको एक वर्ड पढ़ना पड़ेगा कि वैद्युतिकी। वैद्युतिकी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। ठीक है, तो वैद्युतिकी का मतलब है सर भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत आवेश के गुण, प्रवाह आदि का अध्ययन किया जाता है। अब यह चीज रटने की जरूरत नहीं है, आओ मैं इसका आधार आपको समझा दूं। देखो, जब फिजिक्स को शुरू करते हो तो भौतिक विज्ञान दो पार्टों में शुरू हो जाएगा। पहला होता है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी भाई, भौतिक विज्ञान बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको मतलब कोई तोड़ नहीं है, अनंत घटनाएं होती रहती हैं, और उन सभी घटनाओं का अध्ययन हम जहां कर रहे हैं वो फिजिक्स है। तो फिजिक्स में तो एक ऐसी घटना भी हो रही है ना जहां हम वैद्युतिकी का अध्ययन कर रहे हैं। तो वैद्युतिकी में आता है एक स्थिर वैद्युत, या स्थिर वैद्युतिकी कह सकते हो आप इसको। स्थिर वैद्युतिकी जब हम इसको कह रहे हैं तो एक होती है चालन वैद्युतिकी, एक होती है चालन वैद्युतिकी। अब स्थिर वैद्युतिकी में सबसे पहली बात आता है सर स्थिर आवेश। कौन सा आवेश? स्थिर आवेश। समझ में आ गई। अब स्थिर आवेश क्यों कह रहा हूं कि सर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी में स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाएगा। स्थिर आवेश, स्थिर का मतलब आवेश रुका हुआ है। जब ये रुका हुआ है तो कितना बवाल मचाएगा, और जब चलने लग जाएगा तो कितना बवाल मचाएगा। जैसे यहां पर शुरू हो जाएगी विद्युत धारा, जब ये चलेगा तो विद्युत धारा बनाएगा। ठीक है जी, विद्युत धारा बनाएगा। और जब ये चलना बंद कर देगा तो स्थिर रुका हुआ होगा, और रुका हुआ होगा तो विद्युत आवेश बनाएगा। ठीक है, तो हमें इसी का अध्ययन करना है, इसी के बारे में पढ़ना है कि विद्युत आवेश होता क्या है। जब इसकी शुरुआत हम लोगों ने करी तो वैद्युतिकी को समझा कि वैद्युतिकी फिजिक्स की वो पार्ट है जहां हम आवेश का अध्ययन करेंगे, और आवेश का अध्ययन जहां कर रहे हैं उसको हम वैद्युतिकी कह रहे हैं। तो आवेश का अध्ययन भी दो तरीके से हो रहा है, एक स्थिर रूप में और एक चलते हुए रूप में। जब स्थिर रूप है तो क्या बनाया? स्थिर आवेश बनाया, और जब चल रहा था तो विद्युत धारा बनाई। अब कई बार सवाल ये होता है कि सर विद्युत और वैद्युत में अंतर क्या, अंतर बता दो। ठीक है भाई, ये भी तो सवाल है ना, आप कहीं विद्युत लिख देते हो, कहां वैद्युत लिख देते हो, ये तो हमें पता नहीं चलता। तो भाई इसका भी बेहतरीन तरीका है मेरे पास में। विद्युत क्या है? एक संज्ञा है, और ये किसके बारे में बताती है? ऊर्जा के बताती है कि ऊर्जा है। विद्युत एक ऊर्जा है जो आवेश के प्रवाह से उत्पन्न हुई है। कहां से? आवेश के प्रवाह से उत्पन्न हुई है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, लेकिन वैद्युत क्या है? वैद्युत विशेषण है, विशेषण। ठीक है, अब ये विशेषण क्या बताता है कि विद्युत ऊर्जा जिसके द्वारा उत्पन्न हुई है उसकी विशेषता को बताता है। ठीक है, ये विशेषता बताता है, विशेषता बताने के लिए वैद्युत लिख देते हैं। तो भाई जैसे यहां पर लिखा है वैद्युत आवेश, तो वैद्युत आवेश मतलब आवेश की विशेषता बताएगा ये वर्ड। ठीक है ना, वैसे तो स्थिर आवेश है, आवेश भी कैसा है? वैद्युत आवेश है। तो आइए अब इसके बारे में समझते हैं। आवेश होता क्या है? तो आवेश क्या है? किसी वस्तु का मूल गुण है, किसी वस्तु का वह मूल गुण है। ठीक है, वह मूल गुण है। मूल मतलब क्या होता है सर? उसके अपना, अंदर का, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, तो किसी वस्तु का वह मूल गुण है जिसके द्वारा आकर्षण बल लगाया जाता है, आकर्षण बल उत्पन्न होता है। मतलब कहने की बात यह है, ठीक है, कहने की बात यह है कि सर जब भी आवेश आएगा तो आवेश क्या उत्पन्न करेगा? आकर्षण बल उत्पन्न करेगा।
किसी भी वस्तु पर। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने बचपन में गेम खेला होगा। क्या गेम खेला होगा? आप क्या लेते थे, ऐसे कंघा लेते थे और यहां छोटे 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 डस्ट पार्टिकल या कागज के टुकड़ों के पास इस जब कंघी को लेकर आते थे तो ये जो पार्टिकल्स हैं किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे? बोलोगे सर इस कंघी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे। क्यों हो जाते थे? क्योंकि जब रगड़ा तो रगड़ने से आवेश आ गया और आवेश ने इन पर क्या लगाया? आकर्षण बल लगा दिया। समझ में आ गई ना बात? तो बस ध्यान रखना कि आवेश किसी वस्तु का वह मूल गुण है जिसके द्वारा कौन सा बल उत्पन्न होता है? आकर्षण। क्या आकर्षण बल ही होता है? मूलतः आकर्षण। लेकिन जब दो आवेश आ जाएंगे तो उन आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल भी लगेगा। कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल भी लगेगा। ठीक है, तो समझ में आया कि आवेश क्या है? किसी वस्तु का मूल गुण है। क्या आवेश का अध्ययन इतना छोटा है? नहीं, बहुत बड़ा है। आइए समझते हैं कैसे। चल आवेश का आइए भैया, तो सर जानना यह है कि आवेश क्या है ना? आवेश क्या होता है? तो वैद्युत आवेश भैया ऐसे लिख लो, किसी वस्तु या पदार्थ भी आप कह सकते हैं का मूल गुण है। मूल गुण है, ठीक है, इस पर अंडरलाइन कर लो। मूल का मतलब क्या होता है? उसका अपना। जैसे समझो मैंने आपको कहा भाई आप लोग खुद बताओ, क्या आपकी सबकी अपनी एक एक प्रॉपर्टी नहीं है? कोई क्रिकेट अच्छा खेलता होगा, है ना, कोई गाना अच्छा गाता होगा, कोई डांस अच्छा करता होगा, तो ये सब क्या है? ये सब आपका मूल गुण है। तो वैसे ही किसी पदार्थ का एक मूल गुण है आवेश। क्या करता है ये? सर जो वैद्युत बल, ठीक है, जो वैद्युत बल लगाता है, ठीक है, वस्तु पर क्या लगाता है? वैद्युत बल। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भी आप दो वस्तुएं लोगे और उन पर आवेश आ गया तो वो दोनों वस्तुएं एक दूसरे पर या तो आकर्षण बल लगाएंगी या प्रतिकर्षण बल लगाएंगी। इसी को वैद्युत बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? वैद्युत बल कहते हैं। अब वैद्युत क्यों लिखा गया? नाम समझ में आया? क्योंकि सर विद्युत तो ऊर्जा होगी, वैद्युत क्या है? विशेषता बता रहा है, बल की विशेषता। ठीक है, कि कौन सा बल है? वैद्युत बल है। आइए अब जैसे कि हमने ये बात करी सर कि कैसे बल लगाता है, तो बचपन में आप लोगों ने गेम खेला होगा। कौन सा गेम खेला होगा? आप बोलोगे सर हम छोटे 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 ऐसे टुकड़े बनाते थे कागज के और हम कंघी को ऐसे बालों पर रगड़ते थे और सबको जादू टोना दिखाते थे, लो जादू हो गया, हमने इस कागज को ऐसे अट्रैक्ट कर लिया। भाई साहब वो जादू आज आपको 12वीं क्लास में सीखने को मिल रहा है जो आपको 6ठी क्लास में सीखने को मिलता था। ठीक है, कैसे भाई? जैसे ही आप लोगों ने इसे बालों से रगड़ा तो बालों से रगड़ने पर इस कंघी पर क्या आ गया? आवेश। बोलो क्या आया? आवेश। और जैसे ही आवेश आया तो क्या किया? इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया। समझ गए? अब देखो आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, लेकिन आपकी एक शर्त और है, जब आप पढ़ रहे हो ना तो बोलते रहो। शर्त यह है बोलना पड़ेगा, नहीं बोलोगे तो सीखोगे नहीं, वरना बोर हो जाओगे। भाई मैं सामने से होता हूं तो सामने तो अलग बात है, लेकिन जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो बोलना बहुत जरूरी है। बोलोगे नींद नहीं आएगी, है ना, मजेदार तरीके से पढ़ाई होती रहेगी। तो इनको इसने अट्रैक्ट कर लिया, क्यों? क्योंकि इस पर चार्ज आ गया। तो इसने क्या लगाया? इन पर एक बल लगाया, और उस बल का नाम क्या था? वैद्युत बल था। ठीक है सर, हो गया आवेश? अरे भैया अभी तो आवेश शुरू हुआ है, अभी तो डेफिनेशन पढ़ी है आप लोगों ने। अच्छा अब सवाल ये है, इसको यहां से रफ करते हैं, अगले पेज पर समझाते हैं क्या सवाल है। तो सवाल ये है कि सर आवेश, ठीक है, का मात्रक क्या होता है? तो भैया आवेश का जो मात्रक है वो कूलम होता है। ठीक है, कूलम होता है, या इसको कूलाम भी कह देते हैं। ठीक है, क्या कह देते हैं? कूलाम। ठीक है, ऐसे भी लिखा देखा होगा, ऐसे भी लिखा देखा होगा, दोनों ठीक है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या है? Q बराबर IT। इसका सर जी डायमेंशन क्या है, यानी विमा क्या है इसकी? तो I की डायमेंशन होती है A और टाइम की होती है T, तो इसकी डायमेंशन बन गई भैया 80। ठीक है, ये सवाल खत्म हो गया। अब मेन बात है कि सर आवेश का कोई और मात्रक भी होता है। एक छोटा मात्रक भी है, क्वार्क। क्या है? क्वार्क। ठीक है, और भी छोटे छोटे जैसे फ्रैंकलिन और फैराड भी है इसका मात्रक, लेकिन वो छोटे छोटे हैं। ठीक है, आप अलग देख सकते हैं उसको। ये जो क्वार्क है, ठीक है, ये बहुत छोटी राशि है जो इलेक्ट्रॉन से भी छोटी है, इलेक्ट्रॉन से भी छोटी है, लेकिन अभी कह नहीं सकते, इस पर सर्च वर्च चल रही है तो इसको अभी साइड में रखते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने बात की
ठीक है, हम लोगों ने बात की किसकी सर? आवेश कैसी राशि है। भाई फिजिक्स में आवेश कैसी राशि है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर फिजिक्स में हम लोग ये बारे में बात करते हैं कि राशियां दो टाइप की होती हैं, 11th में पढ़ा था, एक तो सदिश या फिर अदिश। आवेश कैसी राशि है? तो अब यहां पर यह सवाल बड़ा अलग लेवल का है। क्यों? क्योंकि सर आवेश ना तो सदिश राशि है, ठीक है, और ना ही अदिश राशि है। कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिनमें दोनों के गुण होते हैं, सदिश के भी और अदिश के भी, तो उनको हम कहते हैं टेंसर। कौन सी राशि कहते हैं? टेंसर राशि कह देते हैं। कैंसर नहीं है ये, टेंसर है। टेंशन नहीं दे रहा है ये, टेंशन से बना टेंसर, ठीक है, टेंसर राशि होती है। अब पूछो सर क्यों है ये टेंसर राशि? एक्चुअली हमारी जो क्या है, ठीक है, इसके बारे में ऐसे समझो जैसे आवेश लिखोगे प्लस आवेश, वैसे बनाना पड़ रहा है लेकिन आगे बनाएंगे इसको, ठीक है। ये जो आवेश है ये कुछ ऐसे बनता है, ये प्लस का आवेश है, ऐसी माइनस का आवेश। तो इसमें क्या है, ये आपकी बल रेखाएं होती हैं। क्या होती है? बल रेखाएं। तो आवेश को जब बनाते हैं तो ये ढेर सारी बल रेखाएं जो इसकी दिशा बता रही हैं, और जब आवेश को लिखोगे तो 2 कूलाम, 3 कूलाम, 4 कूलाम ऐसे ही तो लिखोगे। तो सर इसमें दिशा भी है और परिमाण भी है, लेकिन फिर भी ये अदिश राशि में आती है। ऐसी राशियों को टेंसर कह देते हैं कि जो दिशा भी है, परिमाण भी है, लेकिन फिर भी सदिश राशि ना होकर अदिश राशियों में आती है, तो उनको हम टेंसर राशि कह देते हैं। लेकिन ये टेंसर राशि आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम इसको अदिश राशि में जानते हैं। किस में जानते हैं? अदिश राशि में। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों है? सवाल ये बताओ क्यों है ऐसा, है ना। मेरा सवाल ये नहीं है कि ये अदिश राशि है, सवाल है क्यों है ऐसा। ऐसा करके पूछा जाता है यूपी बोर्ड में भर भर के, ठीक है। तो आप बोलोगे सर क्योंकि, आप बोलोगे क्योंकि इसकी कोई दिशा निश्चित नहीं है। क्या नहीं है? निश्चित नहीं है। अभी आप लोगों में से कितने लोग जानते थे कि सदिश राशि में निश्चित दिशा होनी जरूरी है? अब आप सारे गोल गोल हो गए, बोलोगे सर ये तो हमें पता ही नहीं था। भाई साहब एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, देखो जितना सदिश और अदिश यहां भर भर के आएगा ना, आपके दिमाग हिल जाएगा। इसलिए सदिश और अदिश को पहले बढ़िया कर लेना, ठीक है ना। तो क्योंकि सवाल ये नहीं है कि ये सदिश अदिश कैसे बन रहा है, चलो ये तो आपने रट भी लिया, लेकिन बहुत सारे फॉर्मूले सीधा सीधा साइन थीटा कॉस थीटा लगेगा, और जब साइन थीटा कॉस थीटा लगेगा तो उसका कॉन्सेप्ट ही है सदिश अदिश आना चाहिए, ठीक है। चलो मैं बताता हुआ चलूंगा आपको जहां दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी आपको सदिश और अदिश को बेहतर करना पड़ेगा। तो भैया इसकी निश्चित दिशा नहीं है। आप देखो ढेर सारी कितनी दिशाएं हैं, बहुत सारी अलग अलग दिशाएं। कोई निश्चित दिशा ना होने के कारण ही ये किस में आ जाता है? अदिश में आ जाता है, ना कि सदिश में। आ रहा है मजा? क्लियर हो रही है चीजें धीरे धीरे? समझ में आ रहा है कि आवेश कैसे बन रहा है ना। अब बात कर लेते हैं कि सर जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो आवेश क्यों आता है ना। आवेश क्यों आता है? क्यों आ रहा है आवेश? जब मैंने दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा तो रगड़ने से आवेश क्यों आया? समझ में आई ना मेरी बातें? इसलिए आता है। उसके पीछे रीजन ये है कि सर आवेश जब आता है तो दो क्रियाएं होती हैं। कितनी क्रियाएं होती हैं? दो। कौन कौन सी? पहली क्रिया होती है, क्रिया हो रही है, कौन कौन सी क्रिया? सर इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन का देना और इलेक्ट्रॉन का लेना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लेना। मतलब कोई एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर क्या हुई? इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई। बोलो समझ में आया कि नहीं? भाई जिसने इलेक्ट्रॉन दिया, मान लो मैंने किसी को पैसे दिए, तो मेरे पास क्या हुई? पैसे की कमी हुई ना हुई? भाई मैंने 10 रुपए किसी को दे दिए तो मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने 10 किसी को दे दिया, मेरे पास कितने बचे? बोलोगे 90 बचे। तो मेरे पास पैसे बढ़े या कम हुए? बोलोगे कम हो गए सर, सीधी बात है। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वहां कमी होती है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वहां इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? ज्यादा हो गए। सोचकर देखो, मैंने किसी को 10 रुपए दिए, उसके पास 10 रुपए पहले ही थे, अब 10 और 10 मिलकर कितने हो गए? बोलोगे सर 20 हो गए। तो उसके पास पैसे बढ़े या कम हुए? बोलोगे बढ़ोगे सर। तो भैया यही मैं आपको समझा रहा हूं, जो इलेक्ट्रॉन देता है वहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। अब जिसने इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, क्लास 11th में खूब खूब पढ़ा होगा आप लोगों ने। जो देता है वो धनायन बनाता है और जो लेता है वो ऋणायन बनाता है। बोलो पढ़ा है नहीं पढ़ा 11th में? भाई मना मत कर देना भाई, केमिस्ट्री वाला मास्टर मारेगा तुम्हें फिर, है ना। एन ने Cl को दिया, याद है? एन ने Cl को दिया तो एन ने प्लस बनाया और Cl ने माइनस।
काहे बनाया? क्योंकि इसने दिया। जो देता है वो धनायन बनाता है, जो लेता है वो ऋणायन बनाता है, ऋणी हो जाता है उसका। किसका? इसका। इसमें इससे ले लिया ना तो इसका ऋणी हो गया। किसी से ब्याज ले आओ, पैसा ले आओ भर भर के, क्या करेगा? आप उसके ऋणी नहीं बन जाओगे? हाँ, तो इसीलिए तो जो ले रहा है वो ऋणायन और जो दे रहा है वो धनायन बनाता है। समझ में आई बातें? अच्छा, तो इसी के आधार पर आवेश कितने प्रकार के हो गए बताओ भैया। भाई इतना सिंपल है, जब आप लिंक करने बैठोगे ना तो एक एक चीज अपने आप लिंक होती चली जाएगी, मजा आता चला जाएगा, है ना। अब मुझे बता दो आवेश कितने प्रकार का। अब तो सबकी नजरों में है, बोलो 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 मुंह से। हाँ, दो प्रकार का। दो प्रकार का होता है सर, एक धनावेश और एक ऋणावेश। एक धनावेश और एक ऋणावेश। समझ में आ गया, है ना। चलो, अब मेरा सवाल है तुम लोगों से, अगर अब तक समझ में आया, पढ़ा आप लोगों ने, समझ में आया कि सर धनावेश ऋणावेश, एक छोटा सा सवाल देता हूं, इस सवाल का आंसर देना। सवाल यह है, एक वस्तु पर 50 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 50 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उस पर आवेश कौन सा होगा? उस पर आवेश की प्रकृति, आवेश की प्रकृति। अब बताना जरा जल्दी, कौन कौन बच्चा बताएगा? 2 सेकंड का समय है। 50 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उस पर आवेश की प्रकृति क्या होगी? सोचो। नहीं बताया जा रहा? नहीं ना? क्यों? अभी पढ़ ही नहीं रहे आप लोग ध्यान से। अरे जहां कमी होती है वहां कौन सा आयन होता है? तो आप भट्ट देसी बता दोगे सर धनायन। भैया कौन सी प्रकृति होगी? धनायन। यही तो समझना है, सारी जड़ यही तो है। आप इसे रटने की कोशिश करते हो, रटोगे तो रट्टा ही रह जाएगा। जब आपसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे तो फिर कंफ्यूज ही आ जाओगे, है ना। इसलिए मैं कहता हूं रटना नहीं है, चीजों को समझना है। आप ये समझो कि सर इलेक्ट्रॉन की क्या लिखी है? कमी। और जहां कमी होती है वहां धनायन, जहां अधिकता होती है वहां ऋणायन। बस 2 वर्ड पकड़ने, कमी और अधिकता, कमी और अधिकता। जहां कमी होगी वहां धनायन, जहां अधिकता होगी वहां ऋणायन। सिंपल सा सवाल, बात खत्म हो जाएगी, कुछ करना ही नहीं है। बोलो मजा आया कि नहीं आया समझ के? तो आप ये बोलोगे सर आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। तो धनावेश कब बनता है? जहां इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है? दिया जाता है, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और ऋणायन कहां होता है? जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, अधिकता होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। अब मेन बात है कि सर आवेशों के हमने बहुत सारे बात पढ़ ली, अब जरा आवेशों का गुण बता दो। भाई नया चीज हमने पढ़ी ना, आवेश। आवेशों का गुण बताओ क्या होता है ना। भाई एक बात आप लोग सबके मन में चल रही होगी, सर कौन कौन से आवेशों में गुण होते हैं? तो पहली बात, आवेश में होता है सर आकर्षण बल लगाते हैं, है ना, बल लगाने की प्रकृति होती है। तो आवेश जब आकर्षण बल लगाते हैं तो प्रतिकर्षण भी लगाते हैं, दोनों तरह के बल लगाते हैं, आकर्षण भी और प्रतिकर्षण भी। आकर्षण कब लगाएंगे? जब दोनों चार्जेस अपोजिट होंगे, यानी एक होगा प्लस का और दूसरा होगा माइनस का। जब एक माइनस का आवेश एक प्लस के आवेश को देखता है तो इसकी तरफ भागा चला आता है, और जब ये भागा चला आता है तो कौन सा फोर्स लगाया? बोलोगे सर आकर्षण बल लगाया। ठीक है, प्रतिकर्षण कब लगाते हो? अब एक मिला प्लस का, दूसरा मिला प्लस का, तो दोनों एक दूसरे को घूर के नहीं देखेंगे, है ना। मान लो ये भी शेर उसी जंगल में, ये भी एक शिकार के पीछे, ये भी एक शेर उसी शिकार के पीछे। अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे? ऐसा तो है नहीं आजा तू मेरे शिकार को ले ले, ये इसको भगाएगा, ये इसको भगाएगा। भैया सेम नेचर वाले लोग हमेशा एक दूसरे को देखकर जलते हैं, तो ये भी सेम नेचर वाले हैं, तो ये भी एक दूसरे को देखकर जलेंगे मतलब एक दूसरे को भगाएंगे। ये हिरण को बाद में खाएंगे, पहले आपस में लड़ने रहेंगे। आजा तू आजा मेरे एरिया में। पहले कुत्ते देखें गली के, अगर इस गली के कुत्ते दूसरे गली में पहुंच जाए फटाक से लड़ने आ जाते हैं, चाहे एक ही चूहे के पीछे दौड़ रहे हो वो, लेकिन दोनों आपस में लड़ना शुरू कर दिए, चूहा इतने में निकल के चला जाता है। ये हमेशा नेचर का भी रूल है, आवेशों में नहीं, हमेशा नेचर का भी रूल यही है कि अगर दो सेम नेचर वाली चीजें मिल गई ना, फटाक से एक दूसरे से क्या करने लगते हैं? लड़ने लग जाते हैं, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। समझ गए? चलो, तो एक आकर्षण बल लगता है, एक प्रतिकर्षण बल, ये आवेशों का गुण है। तीसरा गुण इनमें होता है क्वांटीकरण। ठीक है जी, क्वांटीकरण। अब ये क्या बवाल है क्वांटीकरण? आओ क्वांटीकरण को अच्छे से समझते हैं। क्यों सर? क्वांटीकरण का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? सवाल फट से आ जाता है किसमें? क्वांटीकरण से क्या तात्पर्य है? तात्पर्य तो ठीक है, परिभाषा तक तो ठीक है, इससे न्यूमेरिकल बन जाते हैं। अब न्यूमेरिकल भी कैसे बनते हैं? तो हर एक चीज डिटेल में समझनी पड़ेगी ना, तो इसको रफ करते हैं, क्वांटीकरण समझते हैं क्या है।
आवेशों का गुण, दो विपरीत आवेश आकर्षण बल लगाते हैं और समान आवेश प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। तीसरा है आवेश संरक्षित रहता है। आओ पहले इसको भी समझ लें, आवेश संरक्षित कैसे रहता है। तो हमने कहा कि सर जब आवेश उत्पन्न होता है तो आवेश उत्पन्न कहां से हो रहा था? स्थानांतरण से, है ना। स्थानांतरण मतलब जब दो चीजों को हमने आपस में रगड़ा तो रगड़ने से क्या हुआ, एक ने इलेक्ट्रॉन दिया और एक ने इलेक्ट्रॉन लिया, एक ने दिया और बी ने लिया, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ। समझ में आई ना बात। अब जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ तो भैया इस पर कितने इलेक्ट्रॉन गए, मान लो ए ने बी को 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पर प्लस के 2 आ गए, इस पर कैसे आए, माइनस के 2। समझ में आया ना कि 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस के, यानी धनावेश कैसा आया, प्लस का 2। इसने लिए हैं तो इस पर कैसा आया, माइनस का 2। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि सर जब भी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है दो वस्तुओं के बीच में तो जितना धनावेश आता है उतना ही प्रकृति में ऋणावेश भी आता है। और अगर टोटल आवेश देखा जाए, इस वस्तु का AB का टोटल आवेश देखा जाए तो इधर प्लस का 2 और माइनस का 2, अर्थात कुल आवेश कितना हो गया, 0। इसका मतलब है कि आवेश का जो स्थानांतरण होता है वो आवेश के संरक्षण नियम को पूरा करता है, यानी आवेश ना तो कभी उत्पन्न हुआ और ना कभी नष्ट हुआ। और ये बात सही भी है क्योंकि जितना आप धनावेश हुआ है उतना ही मात्रा में ऋणावेश भी आता है। अच्छा, एक और सवाल कई बार पूछ लिया जाता है कि सर जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो क्या द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है? द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। अब आप मुझे बताओ क्या ये सही बात है? अभी ठीक है, क्या ये सही बात है कि क्या द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है? तो आप सबका सवाल मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, जवाब दो जल्दी फटाफट। भाई एक बात सोचकर देखो, इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है या नहीं होता? बोलोगे हाँ सर पढ़ा तो है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का भी होता है, अल्फा कण का भी, सबका द्रव्यमान होता है सर। तो भाई आप एक बात बताओ, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो इसके द्रव्यमान में कमी हुई होगी या अधिकता? तो आप सब बोलोगे सर जब इसने दे दिए तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो ए से बी पर चला गया ना, तो इसके द्रव्यमान में क्या हो गई, इसके द्रव्यमान में कमी हो गई। क्या हो गई, कमी। और इसने क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, जब 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इसके द्रव्यमान में क्या हो गई, अधिकता। क्या हो गई, अधिकता हुई कि नहीं हुई? मान लो आपकी फैमिली से कोई मेंबर चला जाए, ऐसे मान के चलो जब बढ़िया समझ में आएगा, आपकी फैमिली से कोई मेंबर चला जाए, ए फैमिली से बी फैमिली में चला गया, तो आपकी फैमिली का द्रव्यमान कम हुआ या नहीं हुआ? 60 किलो का बंदा चला गया, 60 किलो कम हुआ कि नहीं हुआ? बोलोगे हाँ जी सर। अब इसकी फैमिली में ऐड हो गया, तो इसकी फैमिली में मास क्या हो गया, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा सर। तो जब द्रव्यमान यानी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं तो साथ में द्रव्यमान में कमी और अधिकता यानी द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है। अच्छा, अब ये बात समझा दो कि सर आवेशों का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, ये मतलब क्या है? तो समझने की कोई बात नहीं है, इसमें बिल्कुल सिंपल सी बात समझनी है। ये कहता है कि सर किसी भी वस्तु पर या पदार्थ पर जो उपस्थित आवेश होता है, उपस्थित आवेश जो होता है वो अपने मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है। मूल आवेश क्या है? इसे आवेश का क्वांटीकरण भी कहते हैं, इसे क्वांटम प्रकृति भी कहते हैं, ऐसे लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है। पूर्ण गुणज से क्या मतलब है? पूर्ण गुणज से मतलब यह है कि अगर किसी वस्तु पर मान लो ए कोई वस्तु है, इस पर मैंने कहा कि इस पर आवेश है, तो आवेश हमेशा एक पूर्ण संख्या के रूप में होगा। जैसे इस पर या तो 2 इलेक्ट्रॉन आवेश है, 3 इलेक्ट्रॉन आवेश है, 4 इलेक्ट्रॉन आवेश है। आवेशों की सबसे छोटी प्रकृति क्या है? मूल प्रकृति तो सबसे छोटी प्रकृति होती है ना, तो मूल प्रकृति क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर नेचर के होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। तो भाई हमने कहा कि किसी भी वस्तु पर जब आवेश आएगा तो वो कैसा आएगा? पूर्ण गुणज होगा, मल्टीपल होगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये ऋणात्मक होता है। और प्रोटॉन पर कितना होता है? प्रोटॉन पर भी सेम ही होता है। ठीक है, इसलिए सेम नेचर के कहा जाते हैं, लेकिन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और कैसे समझना है? और ऐसे समझना है कि जब भी वस्तु ए से बी में कोई भी आवेश स्थानांतरित होता है, स्थानांतरण के दौरान भी वो हमेशा किसमें होता है? पूर्ण संख्या के रूप में ही
स्थानांतरित होता है। कभी आपने देखा कि एन ने Cl को आधा आवेश दे दिया, एक चौथाई आवेश दे दिया, एक तिहाई आवेश दे दिया, ऐसा होता है कभी? नहीं। ऐसे कहेगा सर एन ने एक दिया, Cl ने एक लिया, एल्युमिनियम ने 3 दिए, ठीक है, और Cl ने 3 लिए, 3 Cl ने 3 लिए, ऐसा ही तो लिखा हुआ मिलता है। तो यही समझाने का मतलब है कि क्वांटम प्रकृति ये कहती है कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश आएगा ना, वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा। मूल आवेश कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तो इन्हीं का पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज मतलब एक पूरी संख्या। पूरी संख्या कैसे? किसी पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 2e, 3 आ गए तो 3e, 4 आ गए तो 4e। किसी पर भी ऐसे नहीं आएगा, एक चौथाई, एक तिहाई, ऐसे नहीं आता, ठीक है ना। ये क्वांटम प्रकृति होती है। अर्थात जो किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा है वो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होती है। अब गुणज क्या है? एन। एन क्या है? नेचुरल नंबर, है ना। एन क्या है? नेचुरल नंबर जिनकी शुरुआत कहां से होती है? 1 2 3 4 डैश 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 डैश। ये समझ में आ गया। सर यहां से कैसे सवाल बनते हैं? एक सवाल हमें बताकर बताओ कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो चलो यहां से एक सवाल भी बताते हैं और आपको बहुत सारी चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें भी बताएंगे, ठीक है। यहां से और कैसी कैसी चीजें आती हैं। तो ये आवेशों का क्वांटीकरण आपके समझ में आया होगा परफेक्ट तरीके से, ये मुझे पता है, ठीक है। बस आप लोग इन सब चीजों को लिखते रहो, समझते रहो, मेरे साथ रिपीट करते रहो, बोलते रहो। इसमें आपकी जो कैपेसिटी है ना, वो 2 गुना बढ़ जाएगी। केवल हमको समझना लिखना ही नहीं है, साथ में इसको क्या करना है? बोलते भी चलना है। बोलने से हमें 2 गुना स्पीड से याद होती है कोई भी चीज, ठीक है, इसलिए बोलना जरूरी है। अब समझ में यह आता है कि सर हमसे बहुत सारे सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। कैसे सवाल? पहला सवाल है कि सर 7n14 दे दिया, ऐसा सवाल, पहला क्वेश्चन 7n14, इसमें आवेश का मान ज्ञात कर दो, ठीक है। किसका मान ज्ञात कर दो? आवेश का मान ज्ञात कर दो। और कैसा आवेश है ये भी बता दो, आवेश की प्रकृति बता दो। तो भाई आवेश का मान कैसे ज्ञात करेंगे? भाई ये क्या बताता है? ये होती है सर जी द्रव्यमान संख्या, है ना। क्या होती है? द्रव्यमान संख्या। ये क्या होती है? ये होता है सर जी परमाणु क्रमांक। क्या होता है? परमाणु क्रमांक। अच्छा, तो जो परमाणु क्रमांक है, क्या आपने 11th क्लास में ये नहीं पढ़ा? परमाणु क्रमांक Z बराबर E बराबर P। मतलब यह है कि परमाणु क्रमांक ही उस परमाणु में, उस इसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है, ठीक है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो इलेक्ट्रॉन तो छोड़ो, प्रोटॉन की संख्या जरूर होती है ना। इलेक्ट्रॉन तो अलग भी हो सकते हैं। तो भैया ये हो गया n कितना है? 7। और Q इज इक्वल्स टू क्या होता है? Ne। अब एक बात बताओ, n की वैल्यू 7 है और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 रख दूंगा, 16 7 112 होते हैं जी, इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो इतने कूलाम का आवेश कहां पर है? इस नाइट्रोजन के एटम में है, उसके नाभिक में है, या उसके चारों ओर रोटेट कर रहा है। तो ये आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। नेचर कैसा है? भाई यहां तो ना इलेक्ट्रॉन दिया गया है ना इलेक्ट्रॉन लिया गया है, तो नेचर भैया कैसा है आप खुद बता दो। क्या इसने दिया है? क्या इसने लिया है? कुछ नहीं किया। तो कैसे नेचर का है? आप बोलोगे सर जी धनावेश भी कह सकते हो, उदासीन भी कह सकते हो। ऋणावेश तो बिल्कुल नहीं है, दिया लिया तो है ही नहीं। अच्छा, तीसरी बात होती है कि सर क्वेश्चन ये आ गया कि एक वस्तु पर 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ठीक है, उस पर उपस्थित आवेश की मान और प्रकृति बताइए। आप जल्दी से फटाफट इसका आंसर सॉल्व करो। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक वस्तु पर 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, उस पर उपस्थित आवेश का मान और प्रकृति बता दो जल्दी फटाफट से। क्वेश्चन है एक वस्तु पर, ठीक है, 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ठीक है, अधिकता है, तो उस पर उपस्थित आवेश का मान व प्रकृति क्या होगी? बता दो जल्दी फटाफट से। तो आप बोलोगे सर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है? 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो ये जो 500 इलेक्ट्रॉन है, यही तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 500 हो गए, है ना। अब हमें एक बात बताओ, Q इक्वल्स टू क्या होता है? Ne। तो n कितना हो गया? 500। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। भाई आप ये बताओ, ये 2 जीरो इधर जाएंगी, ये पॉजिटिव है इधर की या नेगेटिव है, और 16 5 जा 80 होता है, इंटू 10 की पावर कितना हो गया? 17। तो Q इज इक्वल्स टू हो गया 8 इंटू 10 की पावर -17 कूलाम। इतना चार्ज उस पर है। उसका नेचर भी बता दो।
अब मैंने आपको बताया जहां अधिकता होती है वहां कौन सा आवेश आता है, फटाफट से बताओ, सोचकर अभी बताया है। बोलोगे सर जी इसकी प्रकृति होगी ऋणावेश, ये ऋणायन बना रहा है, तो कैसी प्रकृति का है, ऋणावेश। क्यों, अधिकता हो रही है, जहां अधिकता होती है वहां ऋणावेश आता है, जहां कमी होती है वहां धनावेश आता है। ये सब आपको बताई गई चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, पहला, दूसरा, तीसरा टाइप का सवाल और बता देता हूं। तीसरा टाइप का सवाल ये कह दिया कि सर एक वस्तु पर 5 कूलाम का आवेश है, एक वस्तु पर 5 कूलाम का आवेश है, तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, है ना। पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप। किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे रहना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, मजा आ जाना चाहिए। तो आप ये बोलोगे सर 5 कूलाम का आवेश है तो Q इज इक्वल्स टू एन होता है। Q का मान है 5, N हमें निकालना है, E का मान है, ये तो सबको पता है, इधर आएगा तो 5 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। हम इसको ऊपर भेजेंगे तो 5 इंटू 10 की पावर प्लस का 19 हो जाएगा, ये 1.6 पॉइंट हटाया, ये लगा दिया। अब कितना हो गया, 16×48, 3 पॉइंट, ठीक है। 16 से डिवाइड कर लो 50 को, ये 48 हो जाएगा, 2 और यहाँ पॉइंट लगाओ 0, 16 एकम 16, 3.1 इंटू 10 की पावर 19 हो गया जी। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं किस पर, उस वाले वस्तु पर जिस पर कितने कूलाम का आवेश जा रहा है, 5 कूलाम का आवेश। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किससे सवाल बन सकते हैं, आपके क्वांटीकरण को लेकर ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं बोर्ड में। मजेदार तरीके से आप हल भी दे दोगे, कोई सवाल कोई समस्या रह ही नहीं जाएगी, सर हमें आता है हम ठोक देंगे, ठीक है, खत्म सारी चीजें, चलो ना। तो अब मुझे यह समझाना है कि सर आवेशन जो होता है उसकी प्रक्रिया क्या है, मतलब आवेश कितने प्रकार से एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उत्पन्न हो सकता है। तो उनमें भैया ये आपके 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है घर्षण द्वारा। घर्षण द्वारा कैसे, मतलब यानी दो वस्तुओं को आपस में रगड़कर, है ना, आपस में रगड़कर। इसका मैं एग्जांपल भी दूंगा आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। भाई आप जैसे भी सर्दियां गई हैं और सर्दियों में आपने देखा होगा कि भाई क्या होता है, कंबल होता है, कंबल पर अचानक से हाथ लग जाता है तो चट चट की आवाज आती है। तो जब आपने कंबल को ऐसे छुआ या कंबल को ऐसे रगड़ा तो वो क्या हुआ, घर्षण हुआ या नहीं हुआ। तो वहां जो चट चट की आवाज आ रही थी ना, उसका मतलब था कि वहां पर आवेश जनरेट हो गया था। ये सबने देखा है ना। उसके बाद क्या होता है सर, और एक और बात बताऊं, सबसे पहले आवेश की खोज ही ऐसे हुई थी, यानी रगड़ने से। जब दो वस्तुओं को रगड़ा गया था ना, तब जाके आवेश आया था। समझ में आखिर ना बात, यानी आवेश बना ही ऐसे था। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कंबल और प्लस हाथ रगड़ लो, ठीक है। और कांच की रोड हो गई, कांच की रोड को आप किससे रगड़ोगे भैया, आप आबनूस की छड़ से, या सॉरी कांच की रोड को रेशम से रगड़ लो, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल है जैसे पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीथीन को आप लोग किससे रगड़ लो, कांच से रगड़ लो। तो इस तरह से क्या हो जाता है, या फिर वूल से रगड़ लो, पॉलीथीन और वूल ले लो, ऊन ले लो, ऊन, पॉलीथीन और ऊन ले लो। तो आपको समझ में आ रहा है कि सर जो रगड़ने वाली चीज है ना, इसमें दो वस्तुएं हैं, लेकिन एक वस्तु क्या है, एक वस्तु आपका खुरदरा है, खुरदरा पृष्ठ वाला है, और दूसरा पृष्ठ जो है आपका वो स्मूथ यानी चिकना पृष्ठ वाला है। तो इसमें क्या होते हैं कि दो पृष्ठ लेते हैं हम, यानी दो वस्तुएं लेते हैं, जिनमें से एक का पृष्ठ कैसा होना चाहिए, चिकना, और दूसरे का पृष्ठ कैसा होना चाहिए, खुरदरा, यानी विपरीत नेचर की होनी चाहिए। और जब उन विपरीत नेचर वाली चीजों को आपस में रगड़ते हैं तो क्या निकलता है, चार्ज निकलता है। ये तो सिंपल सी बात होगी। अब कैसे निकलता है ये भी समझो। जैसे मान लो कांच की छड़ को, कांच की ये छड़ है और इसे हमने रेशम के कपड़े से रगड़ लिया, ठीक है, ये रेशम का कपड़ा है, इससे हमने इस पर रगड़ लिया। तो रगड़ने से क्या होगा बेटा कि इस वाले के इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, या हो सकता है कि रेशम के इलेक्ट्रॉन किसमें चले जाएं, कांच में चले जाएं। कुछ ऐसा ही होगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इस पर मान लो, इस पर कैसा चार्ज आ गया, प्लस का 5 कूलाम आ गया। तो इस पर कैसा आएगा, माइनस का 5, यानी इक्वल बराबर आएगा, लेकिन अमाउंट में सेम होगा और नेचर में अलग अलग होगा। एक प्लस का होगा तो दूसरा माइनस का होगा। क्लियर होगी ये बातें, चलो बहुत बढ़िया। दूसरा तरीका क्या है सर, दूसरा है प्रेरण द्वारा। अब ये बात आ गई सर, प्रेरण किसे कहते हैं। प्रेरण का मतलब हो गया भाई, एक चीज को देखकर दूसरे ने भी, जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, हाँ, अगर तुम पढ़ना शुरू कर दो तो तुम्हारे दोस्त भी पढ़ना शुरू कर देंगे। यही चीज है भैया प्रेरण का मतलब, यानी एक चीज की वजह से दूसरी चीज भी शुरू हो जाती है।
अब इसमें क्या होता है, इसमें हम बिना छुए, है ना, छूना ना, तो वही वाली कंडीशन है, बिना छुए हम लोग क्या करते हैं, आवेश जनरेट करते हैं बिना छुए। बिना छुए कैसे सर? मान लो एक चार्ज बॉडी है, एक चार्ज वस्तु है, ठीक है, लिख भी देते हैं कि जब किसी आवेशित वस्तु को, ठीक है, आवेशित वस्तु को किसके पास लाते हैं, अनावेशित वस्तु के पास लाते हैं, अनावेशित वस्तु के पास लाते हैं, केवल पास लाना है, ठीक है, पास लाते हैं, तो क्या होता है, तो वो अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है, ठीक है, आवेशित। अब कैसे आवेशित होती है, मान लो भैया एक चार्ज बॉडी है, इस पर प्लस का चार्ज है, कैसा चार्ज है, प्लस का चार्ज है, और इसके पास में हम कोई ऐसी ये अनचार्ज बॉडी ले आई जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, इसने छुआ नहीं है, इसके पास रखी है, ठीक है, समझ में आई। तो ये जो अनचार्ज बॉडी है जैसे इसके पास में आएगी भैया, इसका जो इसके पास इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, जितना चार्ज इस पर है उतना ही चार्ज इस पर आ जाएगा अपने आप। तो नेचर में कैसा आता है, आप बोलोगे सर बराबर चार्ज आता है, परंतु एक दूसरे के विपरीत आता है। कैसा आता है, विपरीत। मतलब अगर इस पर प्लस का है तो इस पर कैसा आएगा, माइनस का, अगर इस पर माइनस का है तो इस पर कैसा आएगा, प्लस का आ जाएगा। बात समझ में आ गई। कैपेसिटर, इसका एग्जांपल कैपेसिटर, घर में जो पंखों में लगते हैं ना कैपेसिटर, वो इसी पर बेस्ड होते हैं। उनकी एक प्लेट को चार्ज करते हैं तो दूसरी प्लेट पर प्रेरण द्वारा बराबर और माइनस का चार्ज आ जाता है, ठीक है, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। तीसरा तरीका क्या है सर, तीसरा है चालन द्वारा, चालन विधि द्वारा, ठीक है, चालन विधि द्वारा, या इसको कई बार स्थानांतरण कह देते हैं, स्थानांतरण द्वारा। स्थानांतरण मतलब कैसे, अब दो वस्तुओं को छू दो, ठीक है, छुआ जो तूने तो दिल ने हमारी सीटी, है ना, तो भैया अब क्या हुआ, एक वस्तु ये थी, है ना, और एक वस्तु आपकी ये है, अब मैंने इसे तार से जोड़ दिया, तार से जोड़ दिया तो इसने इसको छू लिया, और जैसे इसने इसको छुआ तो अब की बार क्या होगा, इस पर जो आवेश था, ठीक है, और इस पर कोई आवेश नहीं था, भाई इस पर आवेश था 5 कूलाम, इस पर कोई आवेश नहीं था, इस पर था 0, तो अब इसका आवेश इसमें जाने लगेगा, और कब तक जाएगा, जब तक दोनों के चार्ज बराबर ना हो जाए, जब तक दोनों के चार्ज बराबर ना हो जाए। ये 5 कूलाम का आवेश इस वाले में धड़ धड़ जाना शुरू कर देगा। कब तक जाएगा, जब इसका चार्ज 2.5 कूलाम यहाँ रह जाएगा और 2.5 कूलाम यहाँ, 2.5 कूलाम यहाँ, 2.5 कूलाम यहाँ, आवेश बराबर हो गए, अब जाना बंद कर देगा। समझ में आई ना बातें। तो भैया इस तरह से कुछ आवेशों का स्थानांतरण होता है, या आवेश उत्पन्न होते हैं, या आवेश की प्रक्रिया होती है कि आवेश जो है आपस में इस तरह से स्थानांतरित हो सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। तो भाई अगर ये चीजें समझ में आ रही हैं तो एक छोटा सा काम कर दो भाई, मेरा तो यही सहारा है, तो आप लोग प्लीज थोड़ी सी कृपा करके इस वीडियो को शेयर कर दें, और मजा आ रहा हो तो भाई सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी और मजेदार वीडियो मैं आपको बनाऊंगा, ठीक है, तो आप प्लीज इतनी हेल्प जरूर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जब हमने आवेश को बहुत अच्छे से समझ लिया तो अब इसके लिए एक नियम बनाया, जो कि किसने बनाया, कूलाम ने, यानी कूलाम नाम के एक साइंटिस्ट हैं। अब वो अपने एक नियम लेकर आएंगे, किससे संबंधित, आवेशों से संबंधित, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। क्या ये नियम है, और सवाल ये बनता है कि सर कई बार हमारे जो बच्चे हैं वो फंस जाते हैं कि सर इसका सदिश रूप क्या है, और उसको पढ़ने में पता नहीं क्या क्या। भाई आपको बहुत बेहतरीन और इंपॉर्टेंट तरीके से कराऊंगा, मतलब इतने सरल शब्दों में करा दूंगा, वो इंपॉर्टेंट चीज भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए शुरू, बताया था कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, और इंपॉर्टेंट चीज को इंपॉर्टेंट तरीके से ही समझाना भी पड़ेगा, लेकिन इजी लैंग्वेज में, है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, इसका बात का भी तो ध्यान रखना है हमें। तो ये क्या कहता है इसके बारे में बात करते हैं। कहता तो रहता रहेगा, लेकिन अपनी लैंग्वेज में समझो भाई, जो भी चीज है ना, अपनी लैंग्वेज में ही तो मजा है, काई को ना आ रहा है समझ में, है आवेगा। भाई मान लो 2 चार्ज हैं, अब खुद ही सोचो, कूलाम नहीं, अब खुद ही सोचो, आप सोच कर देखो, 2 चार्ज हैं। अभी हमने क्या कहा था कि अगर कहीं भी 2 चार्ज होते हैं तो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं कि नहीं लगाते, पढ़ा है। क्यों सर, आकर्षण का भी लगाते हैं, प्रतिकर्षण का भी लगाते हैं। अगर सेम नेचर के हो गए तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षण, विपरीत नेचर के हो गए तो आकर्षण, ये सब पढ़ के आ गए। तो इन्होंने भी यही कहा है कि मान लो 2 आवेश हैं जो एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर रखे हैं, ठीक है। अब ये दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, बोलोगे हाँ जी लगाएंगे।
तो इन्होंने भी यही कहा है कि अगर इस पूरे ब्रह्मांड में, हम अर्थ की बात नहीं कर रहे, सब जगह की बात कर रहे हैं, तुम्हारे घर रखा हो, इसके घर रखा हो, किसी के भी घर, कहीं पर भी अगर चार्जेस हैं तो वो चार्जेस आपस में एक बल लगाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि सर ये चीज तो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो कूलाम ने ऐसा क्या बता दिया? इन्होंने ये बताया कि अभी तक आपको ये पता है कितना बल लगा रहे हैं आपस में? नहीं पता ना, तो बस यही कूलाम ने बताया। तो क्या लिखेंगे हम कि सर जब दो आवेश एक दूसरे पर, है ना, एक दूसरे पर क्या करते हैं? बल लगाते हैं, बल लगाते हैं, लगाते ही लगाते हैं, तो लगने वाला बल, ठीक है, लगने वाला बल निम्न बातों पर निर्भर करता है, निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब कौन कौन सी बातों पर निर्भर कर रहा है ये समझना जरूरी है। ये बात बताइए इन्होंने, कूलाम ने क्या कहा है? पहला पॉइंट कि जो लगने वाला बल है ना, लगने वाला बल, ये आवेशों के द्रव्यमान, सॉरी आवेशों, द्रव्यमान नहीं लेना भाई, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। पहली बात ये, तो यहां से एक संबंध बना कि इनके बीच जो बल लग रहा है ना, वो इन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई कि जो लगने वाला बल है, ठीक है, लिख देते हैं, लगने वाला बल, इनके बीच की दूरी, बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है जी। अब व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसका मतलब क्या है कि F जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि भाई आवेश जो रखे हुए हैं, कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, आवेश रखे हुए हैं, तो इनके बीच बल लग रहा है, तो कितना बल लग रहा होगा। तो उन्होंने कहा कि भैया आप जो ये लगने वाला बल है, ये इन दोनों बातों पर निर्भर करता है, उसके बाद और कोई तीसरी चीज पर निर्भर नहीं करता। तो तीसरी चीज पर निर्भर नहीं करता, तो उन्होंने कहा इन दोनों को मिला दें, तो मिलाने पर एक संबंध बन जाएगा Q1 Q2 बटे में r²। और जैसे ही इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं, आप सबको पता है कि नियतांक आता है, और यहां वो नियतांक है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। अब बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा लिखा क्या है, एक बार हम फिर से लिख देता हूं। ये नियतांक है, इस नियतांक को कहते हैं 1/4πε0। समझ में आ गया? इसको पढ़ते हैं ε0। एक्चुअल में होता क्या है, ये होती है निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या होती है? वैद्युतशीलता। अब मेरा सवाल ये है कि सर 1 तो ठीक है, 4 भी ठीक है, पाई भी ठीक है, इन सब की वैल्यू पता है, लेकिन ये जो ε0 वर्ड लिखा है इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, क्योंकि सॉल्व करने में तो ये भी आएगी। तो इसकी पहले वैल्यू बता दें। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये इसकी वैल्यू होती है। सर इस पूरी की वैल्यू अगर सॉल्व करें पूरे की, तो पूरे की वैल्यू आ जाती है 9 इंटू 10⁻⁹। जब इसको पूरे को सॉल्व करते हैं तो इसकी भाई हर कांस्टेंट की अपनी वैल्यू होती है, ये सबको पता होना चाहिए, यानी हर एक कांस्टेंट हैज इट्स ओन वैल्यू, हर कांस्टेंट। तो इसकी भी एक वैल्यू होती है जिसका है 9 इंटू 10⁻⁹। अब ये सवाल है कि सर ये तो ठीक है कि हमें ये बता दिया कि इसको कहते हैं ε0, पढ़ा ε0 जाता है, लेकिन होती है निर्वात की वैद्युतशीलता। अब ये और बता दो कि वैद्युतशीलता का मतलब क्या है, ये भी तो समझ में आना चाहिए ना कि वैद्युतशीलता का मतलब क्या है। वैद्युतशीलता का मतलब ये है कि अगर ये दोनों आवेश किसमें रखे हो? निर्वात में रखे हो। किसमें रखे हो? निर्वात में रखे हो, तो एक दूसरे पर कितनी तीव्रता का बल लगाएंगे, यह वैद्युतशीलता बताती है। समझ में आ गया कि अगर इन दोनों आवेशों को निर्वात में रख दो तो ये दोनों एक दूसरे पर कितना बल लगाएंगे, कितनी तीव्रता का बल लगाएंगे, तो उस तीव्रता को निर्धारित करने के लिए क्या आती है? वैद्युतशीलता। अब ये कहो कि सर निर्वात की जगह हम इनको किसी माध्यम में रख दें, तो आप ही सोचकर देखो, अगर माध्यम में रख दोगे तो भैया क्या होगी? वैद्युतशीलता घट नहीं जाएगी? वैद्युतशीलता घट नहीं जाएगी, और वैद्युतशीलता घटेगी, सॉरी बढ़नी जाएगी, और वैद्युतशीलता बढ़ेगी तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये वो माध्यम है जहां ये सबसे प्रबल बल लगाएंगे।
और जैसे जैसे आप ये करोगे, इसकी शीलता बढ़ाओगे, माध्यम की शीलता बढ़ाओगे, तो भैया बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं इस बात को भी। तो अगर हमने मान के चलो निर्वात था, तो निर्वात में ये है, कोई माध्यम ले लिया, कोई माध्यम ले लिया, तो माध्यम में जो बल लगेगा तो उस माध्यम के लिए बल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और के क्या क्या है, उस माध्यम का परावैद्युतांक हो जाएगा जिस माध्यम में रखा है। ठीक है, और बाकी सब जू का तू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जिस माध्यम में रखा है उस माध्यम के लिए यहाँ परावैद्युतांक लगा देंगे कि भाई कौन से माध्यम में रखा है, उसका परावैद्युतांक ले लेंगे, और बाकी सब सवाल ऐसे ही। अब देखो माध्यम जुड़ गया तो परावैद्युतांक आ गया, अगर ये बढ़ेगा तो बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वही बता रहा हूं कि अगर माध्यम में रख दिया तो वैद्युतशीलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वैद्युतशीलता बढ़ेगी तो बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ गई अब मेरी बात। अब कोई भी आपसे पूछ ले कि वैद्युतशीलता क्या है, तो आसानी से बता देना कि भैया अगर ये जो दोनों आवेश रखे हुए हैं ये एक दूसरे पर कितनी तीव्रता का बल लगा रहे हैं, ये वैद्युतशीलता डिफाइन करती है। समझ में आ गई बात। अच्छा जी, अब सवाल यह है कि सर वैद्युतशीलता के बारे में और अच्छे से समझा दो। वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है, वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता और जो नॉर्मल वैद्युतशीलता है उनमें क्या संबंध होता है। तो आइए इन सब के बारे में अच्छे से समझाते हैं, इसको रफ कर लेते हैं, वैद्युतशीलता के बारे में बढ़िया से क्लियर कराते हैं। वैद्युतशीलता, और वैद्युतशीलता को हम क्या कह रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, एप्सिलॉन नॉट कह रहे हैं। अच्छा, ये तो होती है निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या होती है ये, निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता। सर किसी माध्यम की वैद्युतशीलता हो तो, माध्यम की वैद्युतशीलता हो तो माध्यम की वैद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन नॉट ना लिखकर खाली एप्सिलॉन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन। और यदि इन दोनों का रेशियो निकाल दें, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाती है निरपेक्ष वैद्युतशीलता। क्या आ जाती है बेटे, निरपेक्ष वैद्युतशीलता। ये समझते हुए चलना है, मतलब माध्यम की वैद्युतशीलता होगी E और ये होगी निर्वात की वैद्युतशीलता। इन दोनों के रेशियो को, अनुपात को हम निरपेक्ष वैद्युतशीलता कहते हैं, है ना। अब ये बात समझना है कि सर इसका एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा। सबसे पहली बात, मात्रक क्या होगा, आओ समझते हैं। अपने आप निकालना सीखना है भाई, हमने 11th में बहुत सारी मेहनत करी है इन चीजों को लेकर, है ना। तो यहां से मात्रक निकालेंगे। अब एक बार बताओ बेटा, 4 का कोई मात्रक होगा, ये तो नंबर है, नंबर का कोई मात्रक नहीं होता, है ना, मजेदार तरीके से। पाई का कोई मात्रक होता है, सर वो भी नंबर में आ जाते, इसका भी नहीं होता। तो हम सीधे सीधे इसको लिख दें Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये इधर जाएगा F एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर Q1 Q2। तो एप्सिलॉन नॉट का आ गया सर जी Q1 Q2 अपॉन F R स्क्वायर। अब यहां से मात्रक बना लो, तो भैया मात्रक हो गया इसका, ये क्या हो गया, कूलाम स्क्वायर। क्या हो गया, कूलाम स्क्वायर। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और इसका मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। तो ये इसका मात्रक बनकर आ गया कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। सही है। अब बात आती है सर इसकी विमा भी बता दो, विमा। अब विमा भी निकालना कितना आसान है, तो एप्सिलॉन नॉट की विमा निकाल दोगे एकदम धड़ल्ले से। भाई आवेश की विमा क्या होती है सर जी, A और T होती है, इसका स्क्वायर हो गया। बल की विमा क्या होती है सर जी, MLT-2 होती है। और मीटर यानी क्षेत्रफल, सॉरी R का स्क्वायर है ना, तो R का स्क्वायर है, तो यहाँ होगा L का स्क्वायर। क्या हो गया, L का स्क्वायर। अब कर लो इसे सॉल्व। तो भाई आप बोलोगे सर यहाँ हो गया A का स्क्वायर, ये हो गया T का स्क्वायर, यहाँ L स्क्वायर यहाँ जुड़ जाएगा, तो ML की पावर 3 और T की पावर -2। बोलो जल्दी खींच के, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। भाई जब पढ़ रहे हो ना तो ऐसा पढ़ो कि मजा आना चाहिए, उसमें हर चीज आपके समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो अब आप पढ़ते रहो, बोलते रहो, समझते रहो, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, हर चीज नोट करते रहो कैसे समझ में आ रहा है, अपनी लैंग्वेज में पढ़ते रहो। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा तो m की पावर -1, L है ऊपर नहीं है तो L की पावर -3, A की पावर 2 और T की पावर, भाई साहब यहाँ 2 है, ये ऊपर जाएगी तो ये भी 2 हो जाएगी, तो 2 और 2 कितनी होती है, 4। तो ये हो जाएगा सर m की पावर -1 और L की पावर -3, A की पावर 2 और T की पावर 4। ये होगी आपकी इसकी विमा।
ठीक है जी, एप्सिलॉन नॉट की विमा होगी। अब एप्सिलॉन नॉट हो या किसी माध्यम की हो, सबकी विमा सेम ही रहेगी। जैसे बल चाहे नॉर्मल लग रहा हो, चाहे वैद्युत बल लग रहा हो, चाहे गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा हो, सबकी विमा सेम होती है। तो वैसे ही ये विमा भी सबकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब सवाल ये है, जब हमने पढ़ लिया कूलाम के नियम को अच्छी तरीके से समझ लिया, इतना ही समझना, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब ये आता है कि सर कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है। सदिश रूप, तो बेटे सदिश अदिश तो आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो मैं फिर एक बार बता देता हूं। सदिश वे राशियां होती हैं जिनमें दिशा और परिमाण है ना, कौन कौन, दिशा और परिमाण। अरे भैया बताओ जल्दी, किस किस को पता है। सर जिसमें दिशा भी आ जाए और परिमाण भी आ जाए वो सदिश राशि हो जाती है। समझ में आ गया। अब ये जो सदिश राशि होती है इसमें एक वर्ड आता है एकांक सदिश, है ना। एकांक सदिश निकाला है कि नहीं निकाला, आप मुझे बताओ जल्दी से फटाफट। तो एकांक सदिश जो होता है उसको हम एक ऐप से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एक ऐप। और वो होता है कि सर अगर हम वेक्टर ए में, ठीक है, क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें इसके मॉड की, तो एकांक सदिश निकल कर आ जाता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अब इसके बाद हमें पढ़ना है कूलाम के नियम का सदिश रूप, तो उसी में ये काम आने वाली है। आओ शुरू करते हैं फटाफट से। क्या, जैसा कि तुम्हें पता है कि सर इसमें सदिश रूप आ रहा है, तो सदिश रूप में दिशा आएगी, है ना, डायरेक्शन। दिशा, यहाँ दिशा पाटनी नहीं है भाई साहब, दिशा मतलब डायरेक्शन है, ठीक है, हाँ कभी तुम लोग समझ जाओ। तो दिशा आ जाएगी। दिशा कैसे आएगी, मान लो भाई एक चार्ज है Q1 ये वाला, है ना, एक चार्ज है Q2 ये वाला, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती थी, R। आराम से समझना, सब बच्चों को प्यार से समझाऊंगा भाई, बढ़िया तरीके से समझ में आना चाहिए। आज के बाद ये सवाल आपके मन में नहीं आना चाहिए कि सर ये समझ में नहीं आया, ठीक है, बढ़िया तरीके से। तो मैंने ये कहा कि भाई क्या ये वाला चार्ज Q1 Q2 पर एक फोर्स नहीं लगाएगा, बोलोगे सर लगाएगा। जब लगाएगा तो कौन सी डायरेक्शन में, मैंने कहा F1 वाला 2 पर फोर्स लगा रहा है, तो इसे नाम दे दिया F12, ठीक है। अब यहां से अगर इसकी तरफ जाना है तो बेटा नॉर्मल डिस्टेंस में तो हम R लिख देते हैं, लेकिन जब सदिश राशि लेते हैं ना तो एक हमें स्थिति वेक्टर बनाना पड़ता है। कौन सा वेक्टर, स्थिति वेक्टर, स्थिति वेक्टर, है ना, सदिश राशियों में। अगर नहीं पढ़ा हो तो समझा रहा हूं मैं, और पढ़ा हो तो बेहतरीन बात है। तो स्थिति वेक्टर भी होता है R12, तो उस पर भी हम कैप लगा देते हैं। तो भाई ऐसे ही ये वाला इस पर क्या लगा रहा है, इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, आप बोलोगे R12, क्या हो जाएगी, R12। क्यों, अब ये दूरी नहीं है, ये स्थिति वेक्टर है कि Q1 ने Q2 पर F12 फोर्स लगाया, जिसके कारण जो स्थिति वेक्टर है वो भी R12 हो गया। समझ में आई बात, अच्छा। इसी तरह से Q2 ने Q1 पर फोर्स लगाया, जिसे F21 हमने कह दिया। जब F21 कह दिया तो इसका स्थिति सदिश कितना हो गया, R21 हो गया। कितना हो गया, R21 हो गया। तब हम ये जानते हैं, तब कूलाम का नियम, बस इतना ही समझना है, इतनी चीजें लिखनी है कि सर जब दोनों आवेश एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, तो मानो Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया तो उसकी दिशा क्या है, F12। फिर Q2 ने Q1 पर फोर्स लगाया तो उसकी दिशा क्या है, F21। तो Q1 से Q2 का स्थिति वेक्टर R12 है और Q2 से Q1 का स्थिति वेक्टर R21 है। बस इतनी सी बात समझ में आ जाएगी, तो बस करना है आपको। फिर तब अब हम लिखेंगे, तब जो लगने वाला बल है ना, लगने वाला बल किसके द्वारा, Q1 के द्वारा किस पर लगेगा, Q2 पर, है ना। पहली बात कि Q1 के द्वारा Q2 पर लगेगा, कितना लगेगा आप मुझे बता दो। बोलो सर आपने F12 बताई थी, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R होता था, हम भी बोलेंगे R होता था, R का स्क्वायर होता था। तो अब यहां पर आ जाएगा एकांक सदिश। अब एकांक सदिश किसका, इसका R12 का एकांक सदिश, ये है ना, यूनिट वेक्टर में लिखना ये, ठीक है। अब जैसे यूनिट वेक्टर हटाते हैं, है ना, जैसे ही यूनिट वेक्टर हटाते हैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो यहां आ जाता है सर जी R वेक्टर बटे मॉड R। मॉड R मतलब R का ये भी मॉड, ये भी मान ही तो रखना है, तो इसलिए ये हो जाएगा F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और यहां क्या हो गया R12 ही मान लो, R12 ये हो गया R का क्यूब R12, क्योंकि 1 से 2 की डायरेक्शन में है। इसी प्रकार जो है आपका कौन सा लगेगा,
Q2 के द्वारा किस पर लगेगा, Q2 के द्वारा Q1 पर भी लगेगा, है ना। तो मैं अगली लाइन में थोड़ी लिखूंगा, डायरेक्ट लिख दूंगा मैं। तो मैं बोलूंगा F21 हो गया 1/4πε0 सेम हो गया Q1 Q2 बटे R का क्यूब, और यहां हो गया R21 का कैप। सही है, यहां जो डायरेक्शन है वो R12 है और यहां जो डायरेक्शन है वो R21 है। बस इतना ही करके दिखाना है। अब यहां से एक बात सवाल समझ में आता है, आपने एक चीज समझी होगी कि अगर A प्लस B है, ठीक है, या प्लस B, A क्रॉस B है, तो वो B क्रॉस के बराबर नहीं होता। बराबर तो होता है लेकिन साइन क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो ऐसे ही अगर F12 है तो F12 में ये डायरेक्शन क्या है, R12। अगर इसकी डायरेक्शन मुझे चेंज करनी है तो आप बोलोगे सर या तो इसकी डायरेक्शन चेंज कर लो या इसकी डायरेक्शन चेंज कर लो। किसी एक की डायरेक्शन चेंज करनी है तो ये वाले एक दूसरे के बराबर तो हैं, F21 और F12 बराबर तो हैं, लेकिन इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट है तो अगर मैं यहां माइनस का साइन लगा दूं तो माइनस का साइन लगाने पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे और डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो अब ये दोनों बराबर हैं परंतु अपोजिट हैं। इससे क्या सिद्ध होता है, इससे न्यूटन का थर्ड लॉ, तीसरा नियम सिद्ध होता है। तो न्यूटन ने जो अपना थर्ड नियम दिया था रहपटे वाला, याद है, अगर तू रहपटा मारेगा तो सोच रहपटे के बदले तुझे भी लगेगा, ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ यहां से प्रूव हो जाता है कि F12 F21 के बराबर है परंतु विपरीत है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछ लेता है कि कूलाम के नियम से न्यूटन के नियम को सिद्ध कर दो। तो कोई बात नहीं, आप ये वाली लाइन लिखना, ये वाली लाइन लिखना और ये लिखकर दिखा देना कि अतः सिद्ध होता है कि भैया कूलाम का नियम न्यूटन के थर्ड लॉ का पालन करता है। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये कूलाम का नियम है, इतनी सी बात समझनी थी। और इतनी सी बात समझने के लिए बच्चे बड़े परेशान रहते हैं, पता है क्यों? क्योंकि 11th में मेहनत ही नहीं करते, सदिश को दिमाग से पढ़ते ही नहीं है, बस यूं समझ लिया एक में दिशा एक में दिशाना है, एक में दिशा एक में दिशाना है, भैया उस तो फिर समझ में ही ना आने की, है ना। अब ध्यान से सुनो, एक और बात बता रहा हूं सदिश में, ये काम आने वाली है। अच्छा, A क्रॉस B क्या AB साइन थीटा होती है? जल्दी बताओ, AB साइन थीटा होती है नहीं होती? हाँ। तो अब ये बोलोगे कि सर अगर कोई राशि ऐसे दी है तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है, अगर कोई राशि ये चीज तोड़कर ऐसे लिख दी तो इसका उल्टा भी तो होता है कि इसको तोड़कर ये लिख लो। बोलोगे हाँ जी सर। तो भैया अगर ऐसे लिखा हुआ कहीं मिल जाए तो आप तुरंत पहचान लोगे कि ये राशि कैसी है, सदिश है, क्योंकि इसमें क्या जुड़ रहा है, साइन थीटा। तो जिसमें साइन थीटा जुड़ जाए वो राशि सदिश बन जाएगी अपने आप, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा A क्रॉस B के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब आओ इसका आगे बताता हूं खेल कहां आएगा। इसको पॉइंट बी नोटेड ऊपर लिख लो, नोट करके, पॉइंट बी नोटेड, ठीक है। आगे बताऊंगा कहां काम आने वाला है। चलो, ये कूलाम के नियम का सदिश रूप हो गया। अब क्या चलते हैं, एक छोटा सा और बहुत बेहतरीन चैप्टर है। देखो, आवेश है, आवेश कहीं रखा हुआ है तो आप सबको पता है कि सर उसमें क्या आती है, बल उत्पन्न होता है। अब बल उत्पन्न होता है तो बल कहां तक उत्पन्न होता है? ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं यहां खड़ा हूं, मैं दूर तक बल लगा सकता हूं, एक लिमिट तक ही ना मैं अपने हाथों को फैला सकता हूं, तो जहां तक मेरे हाथ की रेंज होगी वहां तक मैं चीजों को खींच लूंगा या छोड़ दूंगा। तो वैसे ही आवेश रखा हुआ है तो एक निश्चित एरिया में ही तो फोर्स लगा पाएगा, उसका एक पर्टिकुलर एरिया ही तो होगा, उस एरिया के बाहर थोड़ी ना वो फोर्स लगा देगा। तो आप बोलोगे हाँ जी सर। तो उस एरिया को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। जहां तक भी कोई आवेश अपना बल लगा सकता है उसको कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। जहां तक भी तुम जा सकते हो वो आपका क्षेत्र बन गया, है ना। धर्मेंद्र वाला डायलॉग सुना है ना? कौन सा डायलॉग सुना है? एरिया कुत्तों का होता है, ठीक है, शेरों का कोई इलाका नहीं होता। शेर जहां जाते हैं वहां अपना इलाका बना लेते हैं, ठीक है। तो भाई साहब आप सब शेर हो, अपना अपना इलाका खुद तय करना बाद में पढ़ लिख के। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अगले टॉपिक पर चल रहे हैं जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जो अगला टॉपिक है इसका नाम है वैद्युत क्षेत्र। बहुत सिंपल सी बात है, जब लगभग मैंने आपको बता ही दिया है। तो क्या बोलोगे सर? किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, ठीक है। यानी कोई आवेश है और इस आवेश के चारों ओर एक फील्ड बना हुआ है, घेरा बना हुआ है, किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र। अब ये आवेश क्या कर रहे हैं, यहां तक, जहां तक इसकी बाउंड्री जा रही है यहां तक बल लगा रहा है। लगाएगा कि नहीं लगाएगा? अगर कोई इसकी बाउंड्री में एंटर कर जाए, अगर कोई दूसरा आवेश इसकी बाउंड्री में एंटर कर जाए, बताओ तो ये क्या करेगा? इसको या तो दूर भगा देगा, सेम नेचर का हुआ,
अगर अपोजिट नेचर का हुआ तो पास बुला लेगा। सिंपल सा सवाल यही है। कोई अतिथि आपके घर में आ गया जबरदस्ती, नॉक करा, अब आप देखोगे उसे, अगर आप जानते होगे तो क्या कहोगे, आ जाओ जी स्वागत है आपका घर में, और ना जानते होगे तो चल बे निकल, मैं ना जानता तुझे मुझे, पापा पापा घर पे ना भैया, कल को ही हो गया ना। तो ऐसा ही है। तो किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आने पर, कोई दूसरा आवेश आने पर, ठीक है, एक बल का अनुभव होता है या एक बल कार्य करता है। अनुभव छोड़ो, एक बल कार्य करता है। ठीक है, सिंपल अपनी लैंग्वेज में लिखो भाई। ठीक है, जो भी पढ़ना है अपनी लैंग्वेज में पढ़ना है, सिंपल सा समझ में आनी चाहिए लैंग्वेज। तो सर किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आने पर वह उस पर बल लगाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं इसे। अब इतनी बात समझ में आ गई कि वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र को डिनोट करते हैं ई से, और ये एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, सदिश राशि। क्यों, क्योंकि क्षेत्र जो है वो दिशा से तो निर्धारित होगा। इधर से आवेश आ रहा है तो इधर बल लगाएगा, इधर से आवेश आ रहा है तो इधर बल लगाएगा, नीचे से आ रहा है तो नीचे से लगाएगा, ऊपर से आ रहा है तो ऊपर से बल लगाएगा। तो बल की कोई दिशा तो होगी ना, तो वो इसीलिए ये कैसा है, सदिश राशि है। अब इसी की एक बहन है जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो वैद्युत क्षेत्र केवल ये बताता है, अब दोनों में अंतर समझना। डेफिनेशन से पहले मैंने कहा ना, एक बढ़िया तरीके से समझो इस फिजिक्स को, फील करो, है ना, महसूस करो कि है क्या ये, तभी तो समझ में आएगी। तो भाई वैद्युत क्षेत्र हमने पढ़ा कि सर आवेश के चारों ओर का क्षेत्र है जिसके कारण ये दूसरे पर बल लगा रहा था। लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बताती है कि ये वाला आवेश इस पर बल तो लगा रहा है, कितना बल लगा रहा है ये बताती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ठीक है, तो इसलिए देखो डेफिनेशन कितना आसान है, बिल्कुल यहीं से बनाना सीख जाओगे। कैसे सीखोगे सर, जो आवेश आ रहा था उस आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को, है ना, अब फिजिक्स की भाषा में जो नीचे वाली चीज होती है उसको एकांक कह देते हैं, है ना। तो आप क्या बोलोगे, वैद्युत क्षेत्र में, किसमें, वैद्युत क्षेत्र में, क्योंकि क्षेत्र में आएगा जब ही तो बल लगेगा, क्षेत्र से बाहर रहेगा तो थोड़ी बल लगा देगा। तो वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर, ठीक है, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को, ठीक है, लगने वाले बल को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ में आई क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग, है ना, एकदम बढ़िया तरीके से, कि मतलब कोई आवेश है और वो कहां आ गया, वैद्युत क्षेत्र में आ गया, तो आवेश उस पर कितना बल लगाएगा ये बता रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और जो वैद्युत क्षेत्र है वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, लेकिन बस थोड़ा सा अंतर है कि तीव्रता में ये बता दिया जाता है कि कितना ज्यादा या कितना कम बल लगा रहा है। मात्रक बताओ जल्दी खींच के, इसका दोनों का मात्रक सेम होगा, इसका और इसका दोनों का मात्रक सेम होगा, तो क्या होता है, न्यूटन बटे नीचे क्या है, आवेश है तो कूलाम हो गया, न्यूटन बटे कूलाम। मात्रक भाई ये एक सवाल है छोटा सा आपके लिए, ताकि आपका दिमाग खुला रहे, चलता रहे। जल्दी फटाफट से करके कमेंट में बताना कि इसका जो है विमा क्या हो जाएगी। क्या बताओगे भाई, इसकी विमा क्या हो जाएगी, है ना, तगड़े तरीके से इसकी विमा बतानी है आपको, कितनी हो जाएगी भाई। बल की विमा क्या है, mL/T-2। कूलाम की विमा क्या है, आप बोलोगे AT। अब तो खींच दोगे मैटर को, जल्दी सॉल्व करके बताना, ठीक है। तो ये है वैद्युत क्षेत्र और ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भाई एकदम तगड़े तरीके से पढ़ना इसे हमें, है ना, आराम से नहीं पढ़ना, बढ़िया तरीके से दिमाग के अंदर तक जाना चाहिए, घुसनी चाहिए फिजिक्स, है ना। लघु में आपका जो खून बह रहा है ना, जो आपके नसों में खून बह रहा है, वहां फिजिक्स दौड़नी चाहिए थोड़ी देर में, ऐसा होना चाहिए। तो वैद्युत क्षेत्र हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इसके बाद हम चलते हैं, एक बहुत बढ़िया टॉपिक है जिसका नाम है एकांक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां से डेरिवेशन की शुरुआत हो जाती है, और चूंकि इसके डेरिवेशन भी बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, तो हम इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको फर्स्ट पार्ट में ये वैद्युत क्षेत्र और दूसरे पार्ट में वैद्युत फ्लक्स, गॉस का नियम और उसकी डेरिवेशंस कराऊंगा, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस छोटे से टॉपिक को अपने अंदाज में बढ़िया तरीके से सॉल्व करते हैं, ताकि आपको डेरिवेशन हार्ड ना लगे, है ना। सवाल ये है कि आपको कुछ भी हार्ड नहीं लगना चाहिए। तो भाई मान लो, है ना, सब सारा खेल मानने का ही तो चल रहा है, आज तक जितना भी पढ़ते हैं सब मानना मानना ही तो है। तो यहां भी मान लो ये एक बिंदु आवेश है, ठीक है, यहां रखा है बिंदु O पर एक आवेश रखा है Q। इसके कारण क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र बनेगा,
और वैद्युत क्षेत्र बनेगा तो उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, और वही हमें निकालना है कि कितनी होगी। अब चूंकि इसका अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो एक आवेश लेकर आना पड़ेगा हमें, एक परीक्षण आवेश लेकर आना पड़ेगा हमें, ठीक है, तभी तो पता लगेगा कि कितना बल लगा रहा है और इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, r है। तो आप ये बोलोगे सर कूलाम के नियम से जैसे ही आएंगे, कूलाम के नियम से क्या बनेंगे, एक दूसरे पर बल लगाएंगे, 1/4πε0 Q0 अपॉन में r²। क्यों लगाएंगे बल, क्योंकि कूलाम ने यही तो कहा था कि अगर पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी दो आवेश दिख जाएं तो समझ जाना एक दूसरे पर बल ही लगा रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा तो कोई काम ही नहीं है ना। तो ये दोनों एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। अच्छा, तब बस सिंपल से परिभाषा है कि E बराबर क्या था, F अपॉन Q0 था जी। अब E इज इक्वल्स टू F की वैल्यू रख दो 1/4πε0 और कितना हो गया Q0 बटे में r² इंटू Q0, तो Q0 से Q0 कट जाएगा तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q बटे r²। इतना सा सवाल निकल कर आ जाएगा और ये हो जाएगी आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से समझाना है। अच्छा देखो, मैं अब आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं ताकि मैं देना चाहता हूं आपका दिमाग कितना चल रहा है अभी। E बराबर है 1/4πε0 Q अपॉन r²। मैंने ये पूछा कि E का R के साथ क्या संबंध है, तो आप बोलोगे सर E R के व्युत्क्रमानुपाती है। अब ऐसे ही सवाल छोटे छोटे कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आपका दिमाग चले। तो मैंने ये कहा कि अगर भैया दूरी आधी कर दी जाए, डिस्टेंस आधी कर दी जाए, तो बताओ क्षेत्र की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगी घटेगी, तो कितना घटेगी या कितना बढ़ेगी, ये सब बताना है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज आ जाएंगे, लेकिन आप सोच कर देखो भाई, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है बेटे, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ध्यान से सुनना है ना, आराम से, मैं फिर से आराम से बोल रहा हूं। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये घटेगा तो बढ़ेगा। समझ में आई, एक दूसरे का उल्टा। तो दूरी आधी हो गई, आधी हो गई तो कम हुई या ज्यादा हुई, तो आप बोलोगे सर दूरी कम हुई। अगर दूरी कम हुई है तो ये बढ़ेगा। पहला सवाल यहां से क्लियर हो गया। कितना बढ़ेगा ये सवाल भी है। तो आप बोलोगे सर अगर हम देखें तो r की जगह r/2 रख देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो E जो है ये हो जाएगी r²/4। 4 ऊपर जाएगा तो आप बोलोगे सर 4 × 1/r², यानी जो पहले था पहले का कितना गुना बढ़ गया है, 4 गुना बढ़ गया है। सवाल यहां है सारी चीजें कि भाई ऐसे भी सवाल तो पूछ सकता है ना, वो जब दिमाग चलाने वाली बात करेगा तो कैसे भी सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको लड़ना है उससे, क्योंकि आप जो है बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हो। तो आप ये बोलोगे सर 4 गुना बढ़ जाएगी, पहले के मुकाबले 4 गुना हो जाएगी, जो पहले थी उससे 4 गुना। समझ गए ना आप मेरी बात को, बस यही समझाना था मुझे आपको। अगर आपके समझ में आ गया तो नेक्स्ट टॉपिक है, एक छोटा सा सिस्टम है जिसको हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव, और फिर निकालेंगे द्विध्रुव का आघूर्ण, फिर हम पढ़ेंगे द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आ गई मेरी बात, आओ समझ। अगला टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव। अब इसको अपनी लैंग्वेज में समझाते हैं कि इट इज अ सिस्टम। सिस्टम हैंग कर देंगे भाई, है ना, सिस्टम है ये सिस्टम। कौन, द्विध्रुव। बना लो, ये एक सिस्टम होता है बेटे जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज, ठीक है, ये एक सिस्टम है। सिस्टम को हिंदी में कहते हैं, मतलब फिजिक्स की लैंग्वेज में निकाय। तो ये एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, बराबर कैसे हैं, अगर ये 5 कूलाम है तो ये भी 5 कूलाम है, विपरीत कैसे है, ये माइनस का है तो ये प्लस का है, ठीक है। तो जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से एक निश्चित दूरी 2l पर रखे होते हैं। ये लिखना भी है कि यह एक ऐसा निकाय है, ऐसा निकाय है, ठीक है, विद्युत निकाय भी कह सकते हैं, जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, ठीक है जी, विपरीत आवेश कैसे रखे होते हैं, एक दूसरे से, है ना, एक दूसरे से निश्चित दूरी, ये निश्चित रहती है, इसको तोड़ नहीं सकते, 2l पर रखे होते हैं। अब सवाल आया सर मैंने एक काम करा, इसकी दूरी बदल दी, तब द्विध्रुव टूट जाएगा। और टूटा हुआ दिल कभी जुड़ता है क्या, बोलोगे नहीं जुड़ता। तो ये टूट सकता है। सबसे बड़ी खास बात है
कि भैया ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसे तोड़ा जा सकता है। हाँ, ये दिल की तरह नाजुक है, अगर दूरी बदल दी तो टूट जाएगा, आवेश का मान बदल दिया तो टूट जाएगा। मान मतलब 5 नहीं कह रहा मैं, मान मतलब इसका कुछ और रख दिया, इसका कुछ और रख दिया, ना ना ना, दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये 5 तो वो भी 5, ये 3 तो वो भी 3, अगर ये 3 और ये 5 फिर वैद्युत द्विध्रुव नहीं रहा। निकाय जब बना रहे हैं तो ये बड़ा नाजुक निकाय है ना, इसको दर्द होता है, चोट लगती है इसको, ये टूट जाता है फिर, है ना, और टूटा हुआ दिल नहीं जुड़ता फिर, तो ये टूट सकता है। आइए फिर क्या होता है, द्विध्रुव का आघूर्ण, द्विध्रुव बनकर तैयार हो गया, हमने सब चीज पढ़ लिया इसका। तो द्विध्रुव क्या है, उसका आघूर्ण होता है। आघूर्ण क्या है सर, ये कह रहा है कि जब हम वैद्युत द्विध्रुव बना दिए, सिस्टम बन गया सिस्टम है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। द्विध्रुव आघूर्ण ये कहता है कि भाई इसमें से कोई एक आवेश ले लो, कोई एक आवेश ले लो जो तुम्हारा मन करे, ये या ये, कोई भी एक आवेश ले लो, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l ले लो। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या ले लो, 2l। यानी द्विध्रुव का कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इन दोनों की क्या कर दी मैंने, गुणा कर दीजिए। और गुणा को हिंदी में क्या कहते हैं, गुणनफल कहते हैं। तो बस यही लिखना है कि द्विध्रुव का कोई एक आवेश, ठीक है, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, क्योंकि गुणा कर दी ना मैंने, तो गुणनफल को क्या कहते हैं, द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। द्विध्रुव का आघूर्ण, समझ गए मेरे बच्चे, आघूर्ण कहते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं, पी से। किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। और अब ये सदिश राशि है, अब सदिश राशि है तो बताओ Q क्रॉस 2l क्या बन जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा Q इंटू 2l साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ध्यान रखना यहाँ भी। तो ये द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है, एक सदिश राशि है, और Q क्रॉस 2l जब हटाते हैं तो साइन थीटा आ जाता है। इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है द्विध्रुव के बारे में। जब हमने इसको कंप्लीट कर लिया, अब सवाल ये बनता है कि सर इससे कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट 2 डेरिवेशन आगे आने वाली है इसके बाद, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी हर साल कोई ना कोई से आ ही जाती है भाई बोर्ड में। पहला है अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता, और दूसरा है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कर दे सॉल्व, बोलो, कह दो सर दो सर्दी, कर दिया जी लो भाई। अब है बहुत बेहतरीन सवाल जिसका नाम है अक्षीय स्थिति में तीव्रता। डेरिवेशन है, डरना नहीं है, लॉन्ग देखकर कभी डर जाओ, लेकिन समझाने की गारंटी तुम्हारे भाई की है, तो समझाएगा तुम्हारा भाई, ठीक है, टेंशन मत लेना। आओ पहले क्या बना लो भाई, अक्षीय स्थिति। पहले समझो अक्षीय स्थिति क्या होती है। अक्षीय स्थिति होती है मतलब अक्ष पर चलना। अक्ष कौन सा हो गया, एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष पर चल रहे हैं, तो एक्स अक्ष पर चल रहे हैं, तो इसलिए इसको कह दिया अक्षीय स्थिति में तीव्रता निकाल दो। मतलब कहने की बात है, मैं तो चलूंगा नहीं, आवेश चलेगा। कौन चलेगा, आवेश। ये है निकाय जिसमें एक माइनस का आवेश है और एक प्लस का आवेश है, ठीक है, ध्यान से समझ लेना। इन दोनों के बीच की दूरी 2l होती है, तो मैंने आधा यहां से यहां तक l और आधा यहां से यहां तक l मान लिया। कोई दिक्कत है ना, दिक्कत मत लेना कोई भी भाई, एक एक चीज समझाएंगे। अब इसके कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता निकालनी है। तो अक्षीय स्थिति कहां होगी, इसके कारण एक्स अक्ष ऐसे ही बनेगा। तो मान लिया बहुत दूर एक बिंदु P है, यहां इस बिंदु P पर ही मुझे क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। समझ गया ना, क्योंकि एक्स अक्ष पर ही निकालनी है, तो इसकी एक्स अक्ष तो ऐसे ही जाएगी आगे की ओर, है ना, समझ गए, यस सर। अब बात यह है सर कि ये जो P है ये इससे कितनी दूरी पर है, r मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर है, r मीटर की दूरी पर है। अच्छा, तो भाई एक बात बताओ, प्लस क्यू के कारण, किसके कारण, प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कहां की ओर होती है। बोलोगे सर तीव्रता जो दिशा है, और प्लस क्यू के कारण जो तीव्रता होती है, ध्यान से सुनेंगे, मैं बना के बता देता हूं। ये प्लस क्यू के कारण जो बल रेखाएं होती हैं वो ऐसे बाहर की ओर निकल रही होती हैं, तो प्लस क्यू के कारण जो तीव्रता होगी वो कहां की ओर होगी, बोलोगे सर बाहर की ओर होगी, E1, समझ गए। और माइनस के कारण जो होती हैं वो अंदर की ओर आती हैं, ऐसे बल रेखाएं, है ना, बल रेखाएं अंदर की ओर आती हैं ऐसे।
तो माइनस के कारण जो तीव्रता होगी वो कहां की ओर होगी, अंदर की ओर होगी। ठीक है, ऐसे समझ गए कि नहीं समझ गए। तो बिंदु P पर अगर देखें कि प्लस क्यू के कारण जो तीव्रता है वो बाहर की ओर होती है और माइनस क्यू के कारण जो तीव्रता है वो अंदर की ओर होती है। समझ गए? अच्छा, ये दोनों बातें समझ में आ गई? हाँ जी सर समझ में आ गई। अब दूसरी बात क्या है भाई, हमें जो दूरी लेनी है वो प्लस क्यू से और माइनस क्यू से ही तो लेनी है, लेकिन ये दूरी कहां है, इसके बीच से है। तो आप ये लिखोगे सर प्लस क्यू के कारण P की दूरी। अब सोचना देखो भाई, यहां से यहां तक R है तो यहां से यहां तक कितनी रहेगी। तो आप बोलोगे सर ये जो L है ये एक्स्ट्रा ही तो आ रही है, ये L हटानी पड़ेगी, इतनी L हटानी पड़ेगी। तो किस में से हटा रहे हो, R में से। तो R में से कितना गया, L हट गया तो R माइनस L बची। फिर इसी तरह माइनस क्यू के कारण P की दूरी, ठीक है, P की दूरी कितनी बचेगी। आप बोलोगे सर माइनस क्यू तो यहां तक आ रहा है लेकिन ये दूरी तो यहीं तक बैठ रही है, तो मुझे आगे और जाना पड़ेगा। आगे कितनी दूरी जाना पड़ेगा, L और जाना पड़ेगा, इसलिए यहां पर ये क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो माइनस क्यू के कारण जो दूरी है वो R माइनस L है, सॉरी प्लस क्यू के कारण, उल्टा बोल दिया, और माइनस क्यू के कारण जो दूरी है वो R प्लस L है। समझ में आ गया डिटेल से? यस सर। अब बात करते हैं तब सर, तब यहां से बात करते हैं प्लस क्यू के कारण तीव्रता। प्लस क्यू के कारण तीव्रता कितनी है, तो तीव्रता है E1, और E1 का फॉर्मूला हमें पता है, E का होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर, यही तो होता है फॉर्मूला। लेकिन बताओ प्लस Q के कारण R है या R माइनस L हो चुका है। आप बोलोगे सर जी R माइनस L हो चुका है खींच के। अब ऐसे ही माइनस Q के कारण कितनी है, आप बोलोगे सर वहां E2 बराबर लेना पड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर, लेकिन यहाँ R नहीं है, क्या बन चुका है, R प्लस L बन चुका है, तो R प्लस L का स्क्वायर। समझ गए? अच्छा, तो कुल तीव्रता कितनी हो जाएगी ये बताओ, कुल तीव्रता कितनी हो जाएगी। मैं कह रहा हूं भाई एक तीव्रता इधर की ओर जोर लगा रही है और दूसरी इधर की ओर, मतलब मैं इधर जा रहा हूं और आप मुझे पीछे से ऐसे खींच रहे हो, मैं इधर जा रहा हूं आप मुझे पीछे से ऐसे खींच रहे हो। भाई मेरी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। मैं बाबले में इधर जा रहा हूं और तुम इधर खींच रहे हो, बढ़ेगी घटेगी, बोलोगे घटेगी सर। तो कुल तीव्रता जो E है वो कितनी हो जाएगी, E1 माइनस E2, घट जाएगी ना, एक इधर को जा रही है एक इधर से खींच रही है, बताइयो क्या होगा। हाँ अब बात है ना, बात सही, ठीक है। तो अब ये बोलोगे सर E बराबर E1 का वैल्यू रख दो, कभी कभी तुम भी ऐसे ही कर दो भाई मामले को, है Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है जी, यानी इस वाली में से ये वाली घट जाएगी, E1 में से E2 घट जाएगी, ठीक है। अब कितना हो गया, बोलोगे सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q तो आ गया कॉमन, अंदर बचा 1/R स्क्वायर, सॉरी R माइनस L का स्क्वायर, ठीक है, और ये 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब मैं ये कह रहा हूं कुछ भी नहीं सोचना आपको, एक बात सोचकर बताओ, क्यों को यहां लिख दें कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम ही तो लोगे बेटा, उसके अलावा तो कोई सॉल्यूशन बचा ही नहीं। तो एलसीएम लोगे R प्लस L का स्क्वायर, R माइनस L का स्क्वायर अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर, यही तो बनेगा अगली कंडीशन। सिंपल सी बात है भाई, कुछ करना है ही नहीं तुम्हें, बस इतना ही करना है। अब यहां क्या बन गया जी, होल स्क्वायर बन गए। होल स्क्वायर तो बचपन से खोलते हुए आए हो, आज फिर खोल दो, लो जी खोल देते हैं। कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q, इसका प्लस वाले का खोलते हैं तो क्या बनेगा सर, A का स्क्वायर, सर B का स्क्वायर, सर प्लस 2AB, ऐसे ही तो खोलते थे, ठीक है खोल दिया। अब इसको खोल देंगे, क्या हो जाएगा सर, R का स्क्वायर, सर प्लस L का स्क्वायर माइनस 2RL, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों, A प्लस बी और A माइनस बी बन रहा है, इसलिए वहां पर A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। अच्छा, अब ये सवाल है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको जरा एक बार R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस खोलोगे तो भैया अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, है ना। बचपन में सीखा था, नहीं सीखा, नहीं सीखा तो अब सीख लो। जब भी होल स्क्वायर खोलते हैं और बाहर माइनस का चिन्ह हो तो अंदर के सारे साइन बदल जाते हैं, जो प्लस का था वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का। ये कैंसिल। E इज इक्वल्स टू बन गया जी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या बन गया 2 और 2 4RL अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें। अब ये सवाल है
कि सर एक बात बताओ, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, मैं इसे लिख सकता हूं 2R इंटू 2L, मेरा मन कर रहा है, तुम बताओ लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? 2 दूनी 4, R और L। अब ऐसा क्यों लिख दिया? क्योंकि सवाल मेरा मन करने का नहीं है, सवाल है बनाने का। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे ऐसे लिख दूं 2R Q इंटू 2L, और इसका मतलब आप जानते हो कि ये क्या बन गया? ये बन गया सर जी P। ये बन गया क्या? P। 2R इंटू पी अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। बना कि नहीं बना P? ये यहां पर मेंशन करना है तुम्हें जब बोर्ड में जाओगे कि P बराबर होता है Q इंटू 2L ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें? सिंपल सी बात करनी है। सर L बहुत बहुत छोटा है R से, तो L स्क्वायर तो हम 0 मान लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा है ना, बहुत ज्यादा छोटा है, तो इसलिए हम ऐसा कर लेंगे। तो E इज इक्वल्स टू हो गया, सिंपल सी बात है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RP अपॉन R बचा, क्योंकि ये तो 0 हो गया, R स्क्वायर है और बाहर भी स्क्वायर है, तो R की पावर 4, एक R से एक R कट गया, दिख नहीं रहा होगा, तो यहां बना लेते हैं भाई, यहां बना लेते हैं। क्या हो गया? E बराबर कितना हो गया मेरे भाई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब R से R कट चुका था, तो क्या बचा? 2 और P, और नीचे क्या बचा? R की पावर 3। तो भैया ये लास्ट में जो आंसर आया है, यही आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। सिंपल शब्दों में बताओ, कुछ करना ही कहां था सर, यहां तक समझना था, उसके बाद तो हमने होल स्क्वायर ही खोला है, होल स्क्वायर खोलकर काट पीट मचाई है, फिर यहां एक वर्ड आया है Q और 2L को एक साथ लिख दिया है, बाकी जो बचा उसको एक साथ, बस। उसके बाद तो ये लाइन है कि L बहुत छोटा है तो L स्क्वायर 0 हो जाएगा, बात खत्म, चुटकियों में आंसर आ जाएगा। ये होगी अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बताओ भाई, कोई हार्ड लगी है? हार्ड लगी है? आसान है ना? अगर हार्ड लगी हो फिर भी तो एक बार इसे रोक रोक के देख लेना, मजा ना आ जाए तो कह देना, ठीक है? बहुत सिंपल है भाई। अब जब अक्षय स्थिति खत्म करा है तो भाई निरक्षय स्थिति को तो छोड़ेंगे नहीं, और अभी अभी मैंने देखा कि हमने वैद्युत बल रेखाएं भी नहीं पढ़ाई हैं। चलो पहले इन दोनों को खत्म ही कर लेते हैं, क्योंकि हम फिलो में बह गए वैद्युत क्षेत्र के थ्रू, है ना? कोई बात नहीं, बल रेखाएं भी समझा देंगे। तो अब आपको बतानी है सर क्या? निरक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कौन सी स्थिति में? निरक्षय स्थिति में। आओ शुरू करें। देखो समझो, जैसे अक्ष कहां होता है? एक्स अक्ष की तरफ बताया था। निरक्ष कहां होता है? ऊपर की ओर, वाई अक्ष पर होता है निरक्ष। तो वाई अक्ष पर क्या निकालनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सिंपल सी बात है, आज मजेदार तरीके से पढ़ रहे हैं भाई, तो मजेदार तरीके से समझेंगे। यहां मान लो यहां है एक बिंदु P, ठीक है? एक बिंदु P है, दिख तो रहा है ना? तो इसके कारण तीव्रता, ये प्लस का Q है, ये माइनस का Q है, इसके कारण तीव्रता बाहर की ओर होगी, और इसके कारण तीव्रता कहां की ओर होगी? अंदर की ओर होगी। E1 और E2, ये टोटल कितनी होती थी? ये टोटल 2L होती थी। हम इसको तोड़ लेंगे, कितना? L यहां से यहां और L यहां से यहां, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो R है। अब आया ना मजा, है ना? अब एक बात मुझे बताओ, कितने बच्चे जानते हैं कि सर जब दो सदिश राशियां एंगल बनाती हैं, ऐसे कोई भी एंगल बना रही है, तो उनकी परिणामी कहां आती है? उनके मध्य आती है परिणामी। समझ में आया? तो इनका परिणामी तीव्रता कहां होगी? यहां होगी, ठीक है? इस वाले रास्ते पर होगी, क्योंकि इस दिशा में बनाती, इस दिशा में बनाती तो परिणामी इसी दिशा में तो जाता, ठीक है? अब ये इस दिशा में बना रही है तो इधर चला गया, इधर बना रही थी तो इधर चला गया। अब समझने की बात यह है, कितना एंगल बना रही है सर जी? यहां से थीटा, एक्स अक्ष से कितना एंगल बना रही है? थीटा कोण बनाती है। तो जब भी थीटा कोण बनाती है तो आप ये बोलोगे सर तब जो तीव्रता है वो दो भागों में बढ़ जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है। कौन कौन से में सर जी? एक तो ऊर्ध्वाधर घटक, E1 ऊपर की ओर था तो E1 साइन थीटा, E2 नीचे की ओर है तो E2 साइन थीटा। एक तो ऊर्ध्वाधर घटक के कारण, है ना? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? दूसरा क्या होता है सर जी? क्षैतिज घटक भी बन जाता है, क्षैतिज घटक। अब E1 भी इधर है तो E1 cos थीटा, और E2 भी इधर है तो E2 cos थीटा। समझ गए कि नहीं समझ गए? दो भागों में बढ़ जाती है। एक होता है ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक जो कि है E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा, और ये दोनों एक दूसरे के देखो सेम, देखो बराबर व विपरीत है, बराबर व विपरीत है। एक ऊपर की ओर जा रही है तो एक नीचे की ओर जा रही है, नहीं जा रही? सोचकर देखो, एक ऊपर की ओर है E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा नीचे की ओर है, तो बराबर और विपरीत नहीं हुए कि? बोलोगे हाँ जी सर। तो बराबर और विपरीत है, इसलिए E1 साइन थीटा
माइनस E2 साइन थीटा का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जीरो हो जाएगा, दिशा है इनमें। अब कुल तीव्रता कितनी बची फिर? कुल तीव्रता आप देखोगे E1 cos थीटा भी इधर की ओर है, E2 cos थीटा भी इधर की ओर है, दोनों एक ही ओर को झुकाव कर रही है। तो भैया कुल तीव्रता तो E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा जुड़ गए। जुड़े कि नहीं जुड़े? बोलोगे हाँ जी सर जुड़ गए। तो भैया एक बात मुझे बताओ, E का मान कितना होगा? E का होता है सर जी, जैसे ही निकालने जाते हैं 1/4 क्यूब बटे आर स्क्वायर होता है। लेकिन सवाल ये है R तो यहां से यहां तक है, माइनस और प्लस से लेंगे तो माइनस प्लस से तो आ ही नहीं रहा R, तो R का मान निकालने जाएंगे तो भैया R का मान कैसे निकालें सर? प्लस क्यू से दूरी कितना निकालें, माइनस क्यू से दूरी कैसे निकालें? तो एक बात बचाओ, ये जो है ये ट्राइंगल सा नहीं बन रहा। कौन सा ट्राइंगल है ये? राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा, तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग जाएगी। तो जो है भैया आप ये कहोगे सर प्लस क्यू के कारण जो दूरी आएगी तो क्या होगा? वो हाइपोटेनियस यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, आधार कितना है L का स्क्वायर, लंब कितना है R स्क्वायर, तो कर्ण आ जाएगा रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और यही दूरी प्लस क्यू के कारण बनेगी और यही दूरी माइनस क्यू के कारण बनेगी, क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल बना रही है। सिंपल सी बात, हाँ या नहीं? बोलोगे यस सर, खींच के बताओ यस सर। तो मतलब जो प्लस व माइनस के कारण दूरी है, ठीक है, वो कितनी आ गई? वो आ गई जी रूट में R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर। अब यहां रख लो ये वैल्यू, तो E के वैल्यू कितना हो गया? 1/4 क्यू बटे आर स्क्वायर होता था, लेकिन यहां पर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस थीटा, और यहां पर भी 1/4 क्यू अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। सवाल यह है कि स्क्वायर से तो रूट हट जाता है, हटता है कि नहीं हटता? बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो ये और ये दोनों समान नहीं हो गए, हाँ जी सर, तो एक और एक कितने होते हैं? दो, तो एक से भले दो हो गए ना, तो अब ये दो हो गए, तो 2/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। यहां सारी कहानी का एंड हो जाता है। बोलो जल्दी से। अब कॉस थीटा हमने पढ़ा है कई बार कि सर कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है? L, कर्ण कितना है? ये आ गया जी रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो कॉस थीटा का मान भी रखना पड़ेगा। बोलोगे सर कॉस थीटा का मान हो गया 2/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और कॉस थीटा हो गया L बटे में रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखो ये सवाल से कुछ बनना है, 2QL किसके बराबर होता है? बोलो पिक के। किसके बराबर होता है? पी के। पी के वो वाली मूवी का सीन नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है? किसका होता है? पी के बराबर होता है, पी के बराबर। अब ये क्या क्या करें, इसका क्या करें? मान लो थोड़ी देर के लिए x है और ये क्या बन गया? ये रूट x बन गया। भाई इसकी पावर 1 और रूट x का मतलब इसकी पावर 1/2, तो क्या x की पावर 3/2 नहीं हो गई है? तो ऐसे यहां कर दोगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। समझ गए ना? इतना सा मैथ है छोटू सा। अब L बहुत बहुत छोटा होता है R से, तो L स्क्वायर तो सर जी 0 ही मान लेते हैं हम। मान लो, आपकी इच्छा है, मान लो। बोलोगे सर ये हो गया 1/4 P अपॉन में R स्क्वायर प्लस L नहीं लेंगे, इसकी पावर 3/2 कर देंगे, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो E इज इक्वल्स टू हुआ 1/4 P अपॉन R क्यूब, P अपॉन R क्यूब। अब अक्षीय और निरक्षीय में एक संबंध भी पूछ लेता है, यही खत्म कर लेते हैं। भाई E एक्सियल कितना था? 1/4 2P अपॉन R क्यूब, और ये इक्विटोरियल यानी कि निरक्षीय कितना था? निरक्ष कितना था? आप बोलोगे सर 1/4 P अपॉन R क्यूब। ये कट जाएगा, क्या बचेगा? E अक्षीय बटे E निरक्ष बराबर 2 आ गया, तो E अक्ष जो है 2 गुना है E निरक्ष के। समझ गए नहीं? ये संबंध भी है जिनमें, यहीं लपेट लो सब है, ठीक है? मतलब E अक्ष पर स्थिति पर जो तीव्रता है और निरक्ष पर जो तीव्रता है उसकी दुगनी होती है। कितनी होती है? डबल होती है। ये सवाल है, तो यहाँ ये डेरिवेशन आपका एंड हो गया। बोलो समझ में आया है ना? एक छोटू सा डेरिवेशन और है, बलागुण निकालेंगे जब एक वैद्युत द्विध्रुव को हम कहाँ रख देंगे?
वैद्युत क्षेत्र में रख देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया तरीके से, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो निकालते हैं वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। यह सवाल जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही छोटा भी है, ठीक है, मतलब जितना छोटो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें बहुत सारे लॉजिक चीजें घुसी हुई है। लॉजिक मतलब दिमाग से सोचने वाली चीजें। भाई मान लो ये वैद्युत क्षेत्र है ना, ये जो रेखाएं हैं ये बल रेखाएं हैं, और बल रेखाएं किसको निरूपित करती हैं? वैद्युत क्षेत्र को निरूपित करती हैं। तो इनमें एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया हम लोगों ने, कितना कोण बनाते हुए? अक्ष से देखें तो थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। जब इसे वैद्युत द्विध्रुव को इसमें रखा जाता है तो आप सबको पता है बल रेखाएं प्लस से माइनस की ओर जाती है ना। तो ये वाला इधर की तरफ एक बल लगा रहा होगा, और ये भैया इनकी साइड में जाना चाहता है, क्योंकि बल रेखाओं की दिशा प्लस की ओर होती है, तो ये इधर जाना चाहता है, ये इसके विपरीत भागना चाहता है, क्योंकि माइनस की दिशा विपरीत होती है। तो यहां पर दो बराबर बल लगे इस पर, और विपरीत लगे, एक इधर को खींच रहा है और एक इधर को खींच रहा है। तो आप मुझे बताओ क्या ये चीज है? जैसे इसको समझ कर देखो भाई, ऐसे अब एक बल मैं उंगली से इधर कर रहा हूं और अंगूठे से इधर कर रहा हूं, तो ये जो मार्कर है क्या घूमना चालू नहीं कर देगा ऐसे? अब ये घूमकर चालू होगा, घूमना चालू होगा ऐसे। तो इस पर दो बराबर और विपरीत बल कार्य कर रहे हैं, तो ये बनाते हैं बल आघूर्ण, जिसे टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉर्क। और टॉर्क होने के कारण ये ऐसे घूमेगा और ऐसे घूमकर इस स्थिति में आ जाएगा, ऐसे ऐसे रहने की कोशिश करेगा। तो ये जो इस स्थिति में आने की कोशिश करेगा, तो इस पर क्या लग रहा था? बलाघूर्ण। वही बलाघूर्ण हमें ज्ञात करना है कि कितना लग रहा है। तो भाई हम एक चीज जानना चाहते हैं, बल आघूर्ण जो होता है, बल आघूर्ण की परिभाषा ये कहती है कि सर टॉ बराबर होता है बल गुणा लंबवत दूरी। लंबवत दूरी, अब टॉ बराबर क्या हो गया? लंबवत दूरी निकालनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी ये वाली, है ना। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है? लंबवत दूरी निकालते हैं पहले, लंबवत दूरी। तो भाई लंबवत दूरी निकाली जाती है साइन थीटा से। अब साइन थीटा क्या होता है? मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब बटे में कर्ण, यही तो होती है। अब साइन थीटा बराबर लंब क्या है? ये चीज जो कि हमें फाइंड करना है ना। इसको हम मान लेते हैं कि सर ये k है, और कर्ण क्या है? वो है सर जी 2l। तो लंबवत दूरी k कितना आ गई? 2l साइन थीटा। तो ये लंबवत दूरी हो जाएगी 2l साइन थीटा। तब जो टॉ है वो हो जाएगा बल। बल कितना लगता है? तो आप बोलोगे सर Q इंटू ई लगता है, ठीक है, क्यू ई बल लगता है, और लंबवत दूरी कितना है? 2l साइन थीटा। ये क्यू ई कहां से आया? तो आपने एक वर्ड पढ़ा था E बराबर एफ अपॉन क्यू, तो F बराबर क्यू ई हो गया, ठीक है ना। कुछ भी इलॉजिकल नहीं है, सारे लॉजिकल हैं। अब टॉ इज इक्वल्स टू एफ क्रॉस आर सदिश राशि होती है, तो यहां से बोलोगे सर जी क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा। तो ये हो जाएगा सर क्यू इंटू 2l मिलकर ई साइन थीटा हो गया, ठीक है। तो 2 बराबर कितना हो गया? पी ई साइन थीटा हो गया। और मैंने आपको बताया था जहां साइन थीटा आ जाए उसे P क्रॉस ई लिख सकते हैं। आया बात समझ में? तो ये कैसी राशि हो गई? ये सदिश राशि हो गई। याद है मैंने लिखवाया था अभी कि जहां भी ऐसे साइन थीटा आएगा उसे क्रॉस कर देंगे, तो इसका मतलब टॉ कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश। बलाघूर्ण कैसी राशि है? सदिश राशि। मात्रक इसका निकाल दोगे, ठीक है जी, मात्रक इसका निकाल दोगे। इसका क्या हो जाएगा? द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है? Q इंटू 2l, तो कूलाम मीटर, और इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन बटे कूलाम। कूलाम से कूलाम कट गया तो न्यूटन मीटर आ गया। क्या आ गया इसका मात्रक? न्यूटन मीटर। सिंपल सी बात है, ठीक है, न्यूटन मीटर इसका मात्रक होता है। बहुत बढ़िया चीज, ठीक। अब सारी बात यहां बनती है कि टॉ बराबर हो गया पीई साइन थीटा। अब हमें ये निकालना है कि सर कब ये तो बैलेंस्ड रहता है और कब ये नॉन बैलेंस्ड रहता है, यानी कि असंतुलित रहता है। तो जब ये संतुलित कब रहेगा? संतुलित तब रहेगा जब बल कितना हो जाए? 0, कोई बल ही ना लगे। और बल 0 कब होगा? जब थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री हो गया तो PE इज इक्वल्स टू साइन 0, और साइन 0 की स्थिति में PE 0 हो जाएगा तो टॉ भी 0 हो जाएगा, अर्थात ये संतुलित रहेगा, इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, ठीक है। असंतुलित कब रहेगा? असंतुलित, तो असंतुलित तब रहेगा जब ये उल्टे मुड़ जाए, यानी प्लस वाला इधर आ जाए और माइनस वाला इधर आ जाए। अब ऐसे मुड़ गया तो संतुलित हो गया, लेकिन उल्टा मुड़ जाए
तो भैया जैसे ये जो ब्लैक वाला है प्लस को दर्शा रहा था पहले, अब ये ऐसे आ गया, इधर प्लस हो गया इधर माइनस, तो ये हिलता रहेगा क्योंकि ये ऐसे पलटना चाहता है, ऐसे नहीं रहना चाहता, ऐसे घूमना चाहता है, तो ये असंतुलित हो जाएगा। तो भाई यहां से देखो ये ऐसे चाहता है तो 0 डिग्री, घूमते 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 90 हुआ, फिर 90 से ऐसे मुड़ गया तो कितना हो गया 180 डिग्री। तो ये असंतुलित तब होगा जब थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। जब थीटा 180 डिग्री हो जाएगा तो टॉ बराबर पीई साइन 180। साइन 180 का मान होता है, जल्दी बताओ कितना, 0 ही होता है, ठीक है। लेकिन ये केस भी 0 में ही है, लेकिन कब, जब असंतुलित वाली स्थिति हो जाएगी। कौन सी स्थिति हो जाएगी, असंतुलित वाली। ठीक है जी, समझ में आ गई मेरी बातें। चलो ये सब समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। हमने एक टॉपिक छोड़ दिया था, वो उसका नाम था वैद्युत बल रेखाएं, उन्हें कवर कर लेते भैया क्या होती हैं और बल रेखाओं के गुण, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों कहा अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं। देखो अब एक बात समझो, हमें चलने के लिए हमने बनाई सड़कें, हम सड़कों पर चलते हैं, लेकिन आवेश को चलने के लिए कोई रास्ता है क्या। लेकिन आवेश फिर भी एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं ना, तभी तो धारा बह रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है। तो उन्होंने कहा कि सर ये एक ऐसा काल्पनिक, अब बताओ क्या लिखूं, वक्र भी लिख सकता हूं, पथ भी लिख सकता हूं, रास्ता भी लिख सकता हूं, जो आपको समझ में है वो लिख लेना। ये एक ऐसा काल्पनिक वक्र है जिस पर धनावेश गति करता है, या कई उन्होंने ये लिखती हैं कि एक ऐसा काल्पनिक वक्र है जो वैद्युत क्षेत्र को निरूपित करता है। समझ गए मेरी बात, किसको निरूपित करता है, वैद्युत क्षेत्र को निरूपित करता है। तो इसकी अलग अलग डेफिनेशन है, लेकिन मैं सिंपल डेफिनेशन बताना चाहता हूं कि भैया ये जो वैद्युत आपका बल रेखाएं हैं, ये वो रास्ता है जिससे होकर कौन जा रहा है, धनावेश अपने घर जा रहा है। घर कहाँ है उसका, भैया -4 से मिलने जा रहा है वो, और -4 से जब मिल जाएगा तो उसका घर खत्म, उसका एक ही रास्ता है, माइनस तक पहुंचना है। ठीक है, अच्छा जी, अब इनके गुण होते हैं, कुछ गुण ये भी समझ लो, बल रेखाओं के गुण क्या है। पहला मैं आपको समझा दूं, देखो प्लस के कारण जो बल रेखाएं होती है वो ऐसे बाहर की ओर होती हैं, और माइनस के कारण बल रेखाएं अंदर की ओर आ रही होती हैं। तो यही से समझा रहा हूं, इससे बल रेखाएं ऐसे निकलेंगी, है ना, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी सीधा, ऐसे निकलती जाएंगी फटाफट से, और इसमें अंदर जाती जाएंगी। ठीक है, फिर कुछ बल रेखाएं ऐसे मुड़ेंगी लेकिन जा नहीं पाएंगी, इसकी बल रेखाएं अंदर आएंगी। ठीक है, ऐसे अंदर आ रही होंगी। तो भाई यहां से आपको समझ में आ रहा है कि बल रेखाओं का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, प्लस के कारण कहां की ओर, बाहर की ओर, और माइनस के कारण कहां की ओर, अंदर की ओर, माइनस में जाती है और प्लस से निकलती है। तो पहला ही गुण ये हो गया कि बल रेखाएं कहां से शुरू होती हैं, धनावेश से शुरू होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती है। पहला बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये बताओ, कोई भी बल रेखा आपस में मिलती हुई दिखाई दे रही है, कोई भी दो बल रेखाएं, तो यही सवाल हो जाता है कि दो बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटती। हाँ ये सवाल बढ़िया, क्यों नहीं काटती, सवाल है क्यों नहीं काटती, क्योंकि बल रेखाएं किसको निरूपित कर रही है, वैद्युत क्षेत्र को, और वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है। अब सदिश राशि है तो सदिश राशि की एक निश्चित दिशा होती है, निश्चित दिशा, यही हमने पहली बार भी बताया था, लेकिन यहां पर कोई निश्चित दिशा है नहीं, है ना, क्यों, क्योंकि जब दो बल रेखाएं काटेंगी तो जहां यहां काटा है, तो इस कटान बिंदु पर देखो, मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि इधर जा रही है बल रेखाएं या इधर जा रही है, तो जहां काटेंगी उस कटान बिंदु पर, कहां पर, कटान बिंदु पर क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, क्षेत्र की दो दिशा, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि या तो वैद्युत क्षेत्र फिर सदिश राशि नहीं रहेगा, अगर सदिश राशि है तो ये काटेगी नहीं, तो एक ही चीज पॉसिबल है। तीसरी चीज क्या है, अगर बल रेखाओं पर लंब डाल दें, बल रेखाओं पर डाला गया लंब परपेंडिकुलर धनावेश की दिशा बताता है, धनावेश की दिशा को निरूपित करता है। ठीक है, मतलब इसका
मतलब ये है कि बताएगा धनावेश किधर से किधर जा रहा है, उसको माइनस किधर साइड मिला है, ऊपर की साइड मिला है तो बल रेखा ऊपर की ओर जाएंगी, यानी लंब ऊपर की ओर इशारा करेगा इस तरह से। चौथी चीज क्या हो गई, चौथी चीज क्या है कि ये एक्स अक्ष पर सिकुड़ती हैं, एक्स अक्ष पर सिकुड़ती हैं, ठीक है, सिकुड़ती हैं। इसीलिए अब सवाल ये बनता है ना, दो विपरीत आवेश क्यों आकर्षित करते हैं, इसलिए आकर्षित करते हैं क्योंकि ये प्लस की है और ये माइनस की है। अब एक्स अक्ष पर देखो छोटी हो गई ना, सिकुड़ने की कोशिश कर रही है, तो एक्स अक्ष पर सिकुड़ती है, इसीलिए विपरीत आवेश, विपरीत आवेश क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं, ठीक है। और पांचवा है कि वाई अक्ष पर ये फैलती हैं, वाई अक्ष पर फैलती हैं, ठीक है, वाई अक्ष पर फैलती हैं, इसीलिए समान आवेश, समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। तो ये रही आपकी भैया पार्ट 1 इसका, जो कि बहुत अमेजिंग तरीके से हमने पढ़ाया है। अगर आपको समझ में आया हो तो भाई इस पर एक रहम करना कि आप लोग बढ़िया से कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं प्रवीण चौहान मिलूंगा आपसे इसके पार्ट 2 में।